जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। विद्यार्थियों, आपको जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ ही गया। हम पढ़ रहे थे टेंस, और टेंस को हमने बेसिक्स से एडवांस की और अच्छे से पढ़ा। ओवरऑल 12 के 12 टेंसेज का हमने बेसिक्स जाना, और अब हम जाएंगे आगे बढ़ेंगे एडवांस टेंस की ओर। और एडवांस टेंस में हम ये पढ़ेंगे, मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया था कि आप बेसिक्स को अच्छे से कवर करते रहिए, और जल्द ही जैसे ही हमारा बेसिक्स कवर होगा उसके बाद में हम एडवांस टेंस की ओर जरूर बढ़ेंगे। और एडवांस टेंस के अंदर जो हमारा एडवांस टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 9 से लगाकर और क्लास 12 तक आपके हर एक पेपर, जैसे कोई हाफ ईयरली पेपर हो गया या फिर आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन, बोर्ड के जो ईयरली पेपर्स होते हैं उनमें इंग्लिश ग्रामर के अंदर आपका टेंस नाम का जो चैप्टर है वो क्लास 9 से लेकर 12 तक के ग्रामर में है। और विशेषकर आप देखोगे तो उसके अंदर आपको 4 नंबर का कम से कम जो टेंस है आपका हाफ ईयरली पेपर में और ईयरली एग्जामिनेशन यानी एग्जाम्स में आपसे अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो इन 4 नंबर को आज की क्लास के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और वैसे मैं आपको बता देता हूं कि टेंस आज की क्लास के अंदर कवर नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, और वैसे हम जल्दबाजी करेंगे तो भी इसको कवर नहीं कर सकते। तो इसलिए हम 3 या 4 क्लासेस के अंदर इस टेंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे पेपर में आता है और जितना हमारे सिलेबस में दिया गया है, और जो हमारे PYQ क्वेश्चंस हैं और उनसे पेपर्स में जो भी टेंस पूछा गया और उनमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट और किस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने टेंस के क्वेश्चंस पूछे गए, उन्हीं चीजों का ध्यान में रखते हुए और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए हम टेंस को कवर करेंगे। तो आई होप जो भी विद्यार्थी क्लास 9 से लगाकर 12 तक के स्टडी कर रहे हैं और जो क्लास 9 से लगाकर 12 तक में है, तो आई होप वो आज की क्लास को बिना किसी इसके साथ के हेसिटेशन के ले सकते हो। आप किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट आपको इस क्लास के अंदर यदि आपको लगता है तो आप वीडियो के अंत में, जब वीडियो हमारी क्लास खत्म हो जाए उसके बाद में कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके मुझे बता देना, ताकि कोई भी आपका डाउट है तो मैं उसका जरूर आपको रिप्लाई दूंगा। और वैसे मैं पूरी 100% कोशिश करूंगा कि आपका जो भी डाउट है वो आप धीरे धीरे आप धैर्य रखें, चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी, लेकिन आएगी जरूर। आप धैर्य के साथ में कॉपी पेन लेके अच्छे से बैठिए सदा की तरह, और आराम से जो भी चीज मैं लिखवाता हूँ उस चीज का प्रत्येक आप अच्छे से नोट्स बनाइए। ये चीज मैं आपको पहले से बता देता हूँ, बार बार क्लासेज में नहीं बताएंगे। विशेषकर ज्यादा से ज्यादा इसके 4 क्लासेज रहेंगी, और मिनिमम से मिनिमम मैं कोशिश करूंगा कि 3 क्लास के अंदर आपको कम से कम 3 क्लास तो इस टेंस की देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ओवरऑल हमारे 12 टेंसेज होते हैं, हम बेसिक्स की यहाँ पर 1% बात नहीं करेंगे। हो सकता है मैं थोड़ा सा आपको वर्बली मौखिक रूप से आपको बेसिक्स बता सकता हूँ कि ये इस चीज के अंदर, इस टेंस के अंदर इस आपके हेल्पिंग वर्ब का, मेन वर्ब का प्रयोग होता है, वो हम लिखते चलेंगे, लेकिन सारा का सारा बेसिक्स इस टेंस के अंदर कवर नहीं करेंगे। बस उस टेंस की जो स्ट्रक्चर होगी उसके बारे में नॉर्मली हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर के बारे में केवल और केवल बात करेंगे। अब रही बात कि जो विद्यार्थी जिन्होंने बेसिक्स अच्छे से कवर नहीं किया है, क्या वो इस क्लास को ले सकते हैं? तो मैं आपको पहले से डाउट क्लियर कर देता हूं कि आप इस क्लास को लेने से पहले मेरे चैनल के ऊपर 12 वीडियोज जो आपकी बेसिक्स टेंस को, अलग से एक टेंस को टारगेट करके बनाई हुई है, तो उस वीडियोज को आप अच्छे से कवर कीजिए। मैक्सिमम या मिनिमम ज्यादा से ज्यादा वो 20-25 मिनट की वीडियोज है, उसको आप अच्छे से कवर कीजिए। उसके बाद में आप एडवांस में आइए, और यदि आपको अभी तक बेसिक्स में आपको कुछ भी नहीं आता तो वो समझिए, फिर आपको एडवांस से वो समझ में आएगा। अब एडवांस का मतलब ये है कि आपको लैंग्वेज बेस वहां पर क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको सेंटेंस के बेस पर, जहां पर आपको वर्ब की सही फॉर्म, करेक्ट फॉर्म को फिल करना होता है, वर्ब की फॉर्म भरनी होती है। इसीलिए आज के स्टेंस, आज की किस क्लासेज और आने वाली 2-3 क्लासेज के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा उन आपके कॉन्सेप्ट को और उन टेंसेज को टारगेट करते हुए चलेंगे जो अक्सर हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, और हूबहू हम उन्हीं साल को भी PYQ जो क्वेश्चंस आए वो भी मैं आपको अंत में बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके क्लास 10th के बोर्ड में आए, जो आपके 2021, 22, 23
और हो सकता है 24 और 2025 में 6 मार्च को जो पेपर हुआ उनमें कौन कौन से 4 नंबर के किस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए, तो इन क्वेश्चंस को हम जरूर आपको चर्चा करेंगे। साथ ही आप ये लिए आपके पेपर नजदीक है तो इन ये क्लासेज आपकी बहुत ही बेनिफिट और फ्रूटफुल होगी उन एग्जाम्स के लिए। और उनके बाद में आप मुझे बताना कि एक भी आपका सिंगल क्वेश्चन इस क्लास से बाहर जाने की 100% संभावना नहीं है। मैं वापस आपको अच्छे से कह सकता हूँ, मैं मेरे वर्ड्स रिपीट करता हूँ वापस अगेन कि मैं ये कहना चाहता हूँ आप आराम से कॉपी पेन लेके बैठो और निसंकोच आप इस क्लासेस को लीजिए। आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। टेंस के अंदर यदि आपको कोई भी क्वेश्चन आपका आज तक नहीं बना वो क्वेश्चन जरूर बनेगा। बस आप ध्यान में ये रखिए, सारी चीजों को अच्छे से लिखिए और अच्छे से उनका नोट्स बनाइए और समय समय पर उन चीजों को रिवाइज कीजिए और आपको इनका जो यूजफुल योगदान है वो आपको अपने एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेगा। तो आई होप अब मैं क्लास को स्टार्ट करवाता हूँ। स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम ये करते हैं कि आपके ओवरऑल हमारे 12 टेंसेज होते हैं। उन 12 टेंसेज में केवल 5 या 7 टेंसेज ही ऐसे हैं जिनके आपके क्वेश्चंस आपके स्कूल लेवल्स के जो एग्जाम होते हैं 9 से लगभग 12 तक के, और आज की जो ये क्लास है वो आपकी एग्जाम्स आपके जो उसके बाद में एग्जाम्स होंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स या ईयरली एग्जाम्स के लिए ये टेंस वही मायने रखेगा और सेम टू सेम उसी में यही पूछा जाएगा। आपके हाफ ईयरली क्वेश्चंस हो गया और ईयरली क्वेश्चंस भी मैं आपको इसमें लास्ट में करके बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन थ्योरी पढ़ने के बाद में और एग्जाम्पल्स करने के बाद में कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन आज की क्लास से बाहर नहीं जाने वाला। तो आई होप कॉपी पेन लेके अच्छे से बैठो और अच्छे से नोट्स बनाओ। मैं ये कह रहा था कि 12 टेंसेज में से 5 या 7 टेंसेज ही ऐसे होते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही उन्हीं आपके टेंसेज का योगदान आपकी क्लास 9 से लगभग 12 तक में देखने को मिलता है। तो आई होप इन चीजों को आप अच्छे से कवर कीजिए। जल्द ही हम क्लास को शुरू करते हैं और आज हम सबसे पहले जो हमारा ओवरऑल सबसे पहला जो टेंस होता है वो होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और इसका विशेष का योगदान होता है। ये इससे एक क्वेश्चन आपका प्रत्येक बार पूछा ही जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप नोट करोगे और सबसे पहले हेडिंग लगाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस विद्यार्थियों? तो उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मां सरस्वती जी का नाम लेके आज की क्लास की शुरुआत करते हैं आप और हम, और अच्छे से हम पढ़ेंगे। कोई भी डाउट है वो हमारा नहीं रहेगा। ये आप और हम की आशा है कि हम अच्छे से इसको कवर करेंगे और अच्छे से इसको सीखेंगे। अच्छे से करने का मतलब होता है आराम से धैर्य के साथ में चीजों को समझते हुए और प्रैक्टिकल हम चीजों को सीखते हुए और एग्जांपल्स को करते हुए सही करते हुए भी आगे बढ़ेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है, सबसे पहले हम प्रेजेंट पढ़ेंगे। जो भी प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं कौन कौन से एग्जाम्स में आते हैं उनके ऊपर ध्यान रखेंगे। फिर हम बढ़ेंगे आपके पास्ट टेंस में और फिर फ्यूचर टेंस की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने से पहले कि आखिरकार जो टेंस होता है उसकी परिभाषा क्या होती है। बेसिक्स में तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन अब हम पढ़ सकते हैं कि टेंस की आखिरकार जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, वो हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले टेंस की डेफिनेशन लिखवाता हूँ। डेफिनेशन का मतलब होता है विद्यार्थियों परिभाषा। अब परिभाषा का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले आप ये लिखिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। द फॉर्म ऑफ द वर्ब, द फॉर्म ऑफ ए वर्ब डिनोट्स द स्टेट एंड द, आप लिखिए द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, वर्ब की वो फॉर्म जो डिनोट करती है, द डिनोट्स टाइम एंड द, एक मिनट, द फॉर्म ऑफ ए वर्ब डिनोट्स टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन, an action or event is known as tense। उसको टेंस के नाम से जाना जाता है। लिखिए
क्या लिखोगे कि द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, वह वर्ब की वो फॉर्म, ठीक है ना, जो डिनोट करती है, या क्या डिनोट करती है, टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन या फिर आपकी जो इवेंट होती है उसकी स्टेट या उसका टाइम बताएगा, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे टेंस कहते हैं। सबसे पहले ये परिभाषा आप लिख दो, फिर इसको मैं अच्छे से बताता हूँ कि आखिरकार ये चीज होती क्या है। क्या लिखा हमने कि द फॉर्म ऑफ ए वर्ब डिनोट्स टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट इज नोन एज ए टेंस। उसको किस नाम से जानते हैं, टेंस के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों आप अब हाई लेवल में पढ़ रहे हो तो इस चीज को आप अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। चीज ये है कि ये लिखिए रखा कि द फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की कोई भी फॉर्म, द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, वर्ब की कोई भी फॉर्म जो डिनोट करती है, डिनोट करने का मतलब होता है जो दर्शाती है, जो इंगित करती है, आपकी जो इशारा करती है, क्या दर्शाती है, टाइम का मतलब होता है समय एंड द स्टेट का मतलब होता है अवस्था। वर्ब की कोई भी फॉर्म जो समय या उसकी अवस्था को दर्शाती है। अब समय या अवस्था किसका दर्शाएगी, ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन या फिर कोई इवेंट। एक्शन का मतलब किसी कार्य या फिर किसी घटना, कोई भी ऐसी घटना का वर्ब की वो फॉर्म जो किसी घटना या किसी कोई भी कार्य या घटना के समय या उसकी अवस्था को दर्शाती है, इज नॉन एज टेंस, उसको टेंस के नाम से जाना जाता है। इससे पहले मैंने आपको एक बार और टेंस बताया था यूट्यूब के ऊपर शुरू में, तब भी मैंने इस परिभाषा के बारे में बात की थी, और आज भी मैं एक बार आपको समझा तो देता हूं, क्योंकि एक्चुअल में हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हर एक चीज को हम समझते हुए पढ़ेंगे। केवल और केवल हमारा टारगेट पेपर पास करना ही नहीं है, बल्कि दैनिक जीवन के अंदर थोड़ा नॉलेज के अकॉर्डिंग भी चीजों को समझना भी जरूरी है। तो द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, वर्ब की वो फॉर्म जो डिनोट करती, जो दर्शाती, क्या दर्शाती, टाइम एंड द स्टेट, टाइम एंड द स्टेट का मतलब होता है समय या अवस्था दर्शाती है। ऑफ एन एक्शन, ऑफ एन एक्शन का मतलब होता है किसी एक्शन की या फिर किसी इवेंट की, उसे क्या कहा जाता है, उसे टेंस कहा जाता है। आई होप ये समझ में नहीं आई आपको, तो मैं और समझाता हूं, हिंदी में मैं लिखता हूं, लिखिए आप। शिकायत नहीं करनी विद्यार्थियों, आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपका खुद से ही एक सवाल है कि मुझे खुद में इंप्रूवमेंट या खुद के अंदर इंप्रूव मेरे को जरूर लिखना है या करना है। क्रिया का वह रूप टेंस कहलाता है, क्रिया का वह रूप टेंस कहलाता है, लिखो अच्छे से, क्रिया का वह रूप टेंस कहलाता है जो किसी कार्य, जो किसी कार्य या घटना के समय तथा उसकी अवस्था को दर्शाता है। क्रिया का वह रूप टेंस कहलाता है जो किसी कार्य या घटना के टाइम या अवस्था, स्टेट यानी उसके समय या फिर उसकी अवस्था को दर्शाता है या बताता, उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों, उसे टेंस कहते हैं। दर्शाता है या फिर बताता है, उसे क्या कहते हैं, उसे टेंस कहते हैं। क्रिया का वह रूप टेंस कहलाता है। क्रिया का कौन सा रूप टेंस कहलाता है, जो किसी कार्य या घटना के समय या उसकी अवस्था को दर्शाता है। कहने का मतलब सीधा सीधा यही है। मैं आपको बाद में एक चीज समझाऊंगा, वो इस एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टाइम और टेंस के अंदर आपका क्या फर्क होता है। चीज ये समझनी है कि टाइम और टेंस के अंदर क्या फर्क होता है। क्या टाइम और टेंस दोनों एक ही चीज है या दोनों के अंदर कोई फर्क है, तो वो हम ये समझेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ टाइम और टेंस के अंदर बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि जो टाइम होता है और टेंस होता है, आपका जो टाइम होता है वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। टाइम आपका सार्वभौमिक सत्य, वो चलता ही रहता है, ठीक है ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये टाइम होता है। लेकिन उसी टाइम के साथ में कोई एक्शन हो जाती है विद्यार्थियों, अच्छी बात है कि टाइम के साथ में कोई एक्शन हो जाती है, किसी भी समय के साथ कोई घटना घटित हो जाती है, तो फिर वो टेंस में बदल जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। अब उस टेंस के अंदर हमें टेंस नहीं भरना होता, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, पेपर के अंदर ये तो नहीं भरना होता। तो पेपर के अंदर क्वेश्चंस में क्या भरना होता है, पेपर के अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की सही फॉर्म भरनी होती है। इसीलिए विद्यार्थी ध्यान रखना, टाइम के अकॉर्डिंग टेंस बदलता है, और टेंस को कौन बदलती है, तो टेंस को आपकी वर्ब बदलती है। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को बहुत कम प्लेटफॉर्म्स में मिलेगी। मैं आपको समझा देता हूं कि द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, वर्ब की वो फॉर्म जो डिनोट करती है टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन। टाइम या फिर स्टेट, अवस्था बताएगी या फिर समय बताएगी, किसका बताएगी, किसी क्रिया का बताएगी या फिर किसी घटना का बताएगी कि वो काम कब हुआ और किस हद तक हुआ, उसे क्या कहते हैं, इज नॉन एज टेंस, उसको टेंस के नाम से जानते हैं।
मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई भी काम कब हुआ और वो काम किस समय में हुआ, ठीक है ना। और उसे यदि आप बताने का कि कोई चीज काम करेगी तो वो क्या कहलाएगी, वो केवल और केवल टेंस कहलाएगी। और उस टेंस को आप किससे डिनोट करते हो, वर्ब की फॉर्म से डिनोट करते हो। तो क्रिया का वह रूप टेंस कहलाता है जो किसी कार्य या घटना के समय, मतलब कार्य या घटना का मतलब एक ही होता है, कोई भी काम कब हुआ और उसका समय या उसकी अवस्था को बताए। अब अवस्था क्या होती है मैं आपको बताता हूं। जैसे यू आर ए स्टूडेंट, तुम विद्यार्थी हो, तो तुम विद्यार्थी हो तो इसके अंदर आपको वर्ब आर देखने को मिलेगी, लेकिन इसके अंदर कोई काम तो नहीं हो रहा। जैसे आई एम ए टीचर, में एक अध्यापक हूं, तो इसके अंदर काम तो नहीं हो रहा, लेकिन अवस्था तो बताई जा रही है ना। तो अवस्था बता रही तो वो भी तो टेंस है ना। तो इसीलिए या फिर अवस्था बताई जाए या फिर कोई काम हो रहा। जैसे ही गोज टू स्कूल, वो विद्यालय जाता है, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई काम हो रहा है। लेकिन वर्ब की दो फॉर्म होती है, एक वर्ब होती है एक्शन वर्ब, एक होती है स्टेटिव वर्ब। इसीलिए ये चीज आपको बार बार आगे भी आप देखने को मिलेगी। 12th के बाद आप जब कॉम्पिटेटिव की तैयारी करोगे तो भी ये चीज आपको जरूर सीखने को मिलेगी कि स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब में क्या फर्क होता है, ठीक है ना। तो क्रिया का वह रूप टेंस कहलाता है जो किसी कार्य या घटना के घटित होने के समय या उसकी अवस्था को दर्शाता है या बताता है, उसके बारे में कुछ न कुछ इंगित करता है, उसे क्या कहते हैं, उसी टेंस कहते हैं। तो इसको लिखो अच्छे से और आई होप समझ में आपको जरूर ये चीज आ गई होगी। अब विद्यार्थियों हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ते चलेंगे, धैर्य के साथ चीजों को समझते चलेंगे। हमें किसी भी चीज की कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बार पढ़ना, अंतिम बार पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना। यदि आपको क्वेश्चंस आपको सही करने हैं तो मैं जो चीज कह रहा हूँ वो आप धैर्य के साथ में करते जाइए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके सामने, वो एग्जाम्पल आप सही कर गए ना तो आप अच्छे से पढ़ जाओगे। जैसे मैं लिखता हूँ कि राम इज गोइंग टू स्कूल यस्टरडे। विद्यार्थियों मुझे ये बताओ, क्या ये एग्जाम्पल्स मैंने लिखा है कि राम इज गोइंग टू स्कूल यस्टरडे, राम कल विद्यालय जा रहा है, इसकी इंग्लिश ये मतलब हिंदी इसकी ये निकलेगी। यस्टरडे का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल, और इज गोइंग का मतलब क्या होता है, विद्यालय जा रहा है। इस सेंटेंस का ये सेंटेंस सही है या गलत है वो आप बताइए। यदि इस सेंटेंस को बच्चों में यहां तक लिखता कि राम इज गोइंग टू स्कूल, यहां तक लिखता कि ये सेंटेंस आपका सही होता, ये सेंटेंस क्या होता, सही होता। लेकिन जैसे इस सेंटेंस को मैंने इस सेंटेंस के अंदर टाइम ऐड करिए यस्टरडे, तो यस्टरडे का मतलब हुआ बीता हुआ कल। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि टाइम, टेंस और वर्ब में क्या फर्क होता है, इन तीनों चीजों को मैं समझाना चाहता हूं। और उससे पहले एक चीज आप जरूर याद कीजिए। वैसे कि पहली क्लासेज के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपकी वर्ब की फॉर्म, वर्ब की मेनली आपकी 3 फॉर्म होती है, लेकिन टोटल विद्यार्थियों वर्ब की 5 फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म बोलते हैं, लिखो थर्ड फॉर्म को परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं, और फोर्थ फॉर्म को आपकी क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस वाली फॉर्म, जीरेंड फॉर्म या प्रोग्रेसिव फॉर्म या आईएनजी वाली फॉर्म बोलते हैं। और वर्ब की जो 5 ही फॉर्म होती है विद्यार्थियों, उसको फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं, या उसको एस या ईएस वाली फॉर्म बोलते हैं, या उसको सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं आपका कौन सी फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म भी उसको कहा जाता है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग होती है। तो ये चीज आप जरूर आपको भी लिख लीजिए। यदि आपने बेसिक्स में लिखी बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखी तो एक बार और लिख दीजिए कि वर्ब की आपकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको बोलते हैं कौन सी फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं, इससे पहले वो लिखो आप एक बार, प्रेजेंट फॉर्म। और विद्यार्थी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उसको बोलते हैं पास्ट फॉर्म, जल्दी जल्दी लिखो। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसे बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस वाली फॉर्म, या फिर प्रोग्रेसिव फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म, जीरेंड फॉर्म, ठीक है ना। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बच्चों, इसका नाम है आपका एस या ईएस वाली फॉर्म, या इसी को बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म। तो ये चीज आप समझ चुके होंगे, जरूर ये नोट कीजिए। ये नीचे क्या लिखा वो ये दिख नहीं रहा होगा। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को बोलते हैं एस या ईएस वाली फॉर्म, या फिर बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को कॉन्टिन्यूअस वाली फॉर्म, और इसी का दूसरा नाम है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल।
स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक हो तो मुझे जरूर आप बताइए, ठीक है ना। परफेक्ट फॉर्म का मतलब होता है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म होती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसी का दूसरा नाम है प्लूरल फॉर्म। और इतनी आप सीख गए ना तो इसका मतलब आप कम से कम आप 70% टेंस आपने कवर कर लिया। आपकी स्कूल लेवल से तो आपने ऐसे समझो 90% टेंस कवर कर लिया। बस यदि आप चीज इतनी सीख गए तो भी देखो, इसको नोट करो। ये जो नीचे लिखा हुआ ये हो सकता है आपको दिख नहीं रहा होगा, ये एस और ई एस वाली फॉर्म है, इसको सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो हम कौन सी सीख चुके हैं, हम ये सीख चुके हैं कि आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, इसी को प्लूरल फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होती है, साथ ही प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आती है, इसीलिए इसको प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म बोलते हैं। आई बात समझ में। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग केवल और केवल पास्ट टेंस में होता है, तो इसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं, बहुत अच्छा बात है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों के तीनों परफेक्ट टेंस के साथ में किसका प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जब आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आप आईएनजी जोड़ देते हो बच्चों, तो इसको कॉन्टिन्यूअस वाली फॉर्म बोलते हैं, इसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है, इसी को आपको आईएनजी वाली फॉर्म बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जीरेंड, और इसी का एक और नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसी का एक और नाम है प्रोग्रेसिव फॉर्म। ये सारी की सारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है, इसी को वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। जो कि आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, उस कॉन्टिन्यूअस टेंस का दूसरा नाम है प्रोग्रेसिव टेंस, ये आप बेसिक्स में कर चुके होंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया, साथ ही आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। उन सभी में किसका प्रयोग होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का, क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है कोई भी काम जारी है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ठीक है ना। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, इसको एस या ई एस वाली फॉर्म बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं सिंगुलर वाली फॉर्म, क्योंकि वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है, जैसे गो की फिफ्थ फॉर्म होगी गोज, कहीं आपको चौथी फॉर्म भी मिलेगी है, लेकिन मेनली आपकी गो की फॉर्म होती है, जैसे गो है ना, तो इस गो की फर्स्ट फॉर्म ये, सेकंड फॉर्म वेंट है बच्चों, थर्ड फॉर्म इसकी गॉन होती है, और फोर्थ फॉर्म इसकी गोइंग होती है, और आपकी फिफ्थ फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, गोज, एस और ई एस वाली फॉर्म। अब गो के अंदर ई एस लगेगा क्योंकि वर्ब के अंत में ओ है, तो ये सीधे बेसिक्स किया, पहले बेसिक्स कर लीजिए। मैं एक बार और बता देता हूँ आपको इसमें साथ में, क्योंकि यहाँ पर आपको जरूरत होगी, फिर इस एग्जाम्पल पर हम बात करेंगे। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ठीक है ना। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसी के साथ में ही प्रयोग होती है, जैसे ही, सी, इट, इसके साथ में गो जाएगा, यू, वी, दे, इसके साथ में गो आएगा। ये सीधे आप बेसिक्स में कर चुके होंगे। चलो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल के ऊपर। जो मैंने बच्चों ये एग्जाम्पल लिखा, क्या ये एग्जाम्पल सही है गलत है, आप कहोगे सर ये सारा का सारा प्रॉपर रूप से ये एग्जाम्पल है वो आपका गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं कि सबसे पहले आपको टेंस का कोई भी क्वेश्चन करता है बच्चों, पहले ये चीज मेरी ध्यान में रखिए कि टेंस के प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर आपको किसी न किसी तरीके का कोई ना कोई हिंट जरूर दिया होता है। हो सकता है वो एडवर्ब के तौर पर आपको हिंट मिल जाए, हो सकता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब कैसे प्रयोग करनी वो हिंट मिल जाए, ठीक है। लेकिन जरूर आपको धीरे न धीरे किसी भी प्रकार का, हो सकता है कोई टाइम दिया हो, और टाइम हमेशा एडवर्ब के फॉर्म में दिया होता है। अब यस्टरडे ये टाइम है, ये टाइम ऑफ एडवर्ब है, ये समय बता रही, और यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। अब जब बीता हुआ कल है और सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख के मुझे ये लग रहा है कि सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का तो है, लेकिन इज गोइंग आया, हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की सहायता से टेंस पहचान सकते हैं। इज गोइंग आने से आप ये समझे कि इज गोइंग का मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन यस्टरडे का मतलब तो भूतकाल हो गया। अब इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि राम विद्यालय जा रहा नहीं है, राम विद्यालय जा रहा था, भूतकाल में होना चाहिए। तो आपको क्या देखना, हमेशा टेंस के क्वेश्चन में सबसे पहले टाइम देखना है, टाइम के अकॉर्डिंग आपको क्या चेंज करना, टेंस चेंज करना। तो इज गोइंग ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो इज गोइंग की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, वाज गोइंग हो जाएगा। अब हमारा एग्जांपल है वो एकदम 100% करेक्ट है, समझ में आई बात। और यदि मैं यस्टरडे नहीं लिखता तब हमारा वाज गोइंग भी सही था, इज गोइंग भी सही था, दोनों ही सही थे, ठीक है ना। तो जैसे आप यस्टरडे लिखे, या इसकी जगह मैं यस्टरडे की जगह आपको दूसरा कोई एग्जांपल लिख देता हूं, चलो कोई भी ऐसा एग्जांपल, इससे आप समझ लो कि यस्टरडे हमारा टाइम है, और यस्टरडे टाइम के अकॉर्डिंग हम टेंस को चेंज करते हैं। यस्टरडे बीता हुआ कल था, तो बीता हुआ कल का मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, इसीलिए हमने इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस किया। अब एक बात बताओ,
टाइम को किसने बदला, तो टाइम को बदला आपने, टाइम के अकॉर्डिंग आपने किसमें चेंज किया, टाइम के अकॉर्डिंग क्या बदला आपने, टेंस बदला। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को क्या कर लिया, पास्ट कॉन्टिन्यूस कर लिया। लेकिन मुझे एक बात बताइए आप कि टाइम के अकॉर्डिंग टेंस चेंज होता है और टेंस को कौन बदलता है, तो टेंस को कौन बदलती है, वो केवल और केवल बदलती है वर्ब। तो सारा का सारा 100% खेल किसका, इस वर्ब का ही, किसका है, वर्ब का। इसीलिए मैंने वर्ब की फॉर्म आपको बताई, सारा का सारा खेल किसका, वर्ब का। तो वर्ब की जो फॉर्म होती है वही किसको चेंज करती है, टेंस को। इसीलिए परिभाषा के अंदर लिखा हुआ था कि वर्ब की वो फॉर्म टेंस कहलाती है, क्रिया का वह रूप टेंस कहलाता है, जो किसी मतलब घटना या फिर क्रिया के समय या उसकी अवस्था को दर्शाता है, कोई भी काम कब हुआ, तो ये काम भूतकाल में हुआ, इसीलिए इसमें पास्ट टेंस का प्रयोग हो गया। और टेंस को किसने चेंज किया, वर्ब ने चेंज किया। तो ये बात इतनी आप समझ गए तो आप बहुत अच्छी बात है, एडवांस लेवल की बात थी। मैंने टेंस की डेफिनेशन की बात की, एग्जाम्पल भी बताया आपको, टाइम के अकॉर्डिंग टेंस चेंज होता है, टेंस को कौन बदलती, केवल और केवल वर्ब बदलती है। ठीक है ना, समझ में आई बात, बहुत अच्छी बात है। अब मैं एग्जाम्पल लिखता हूं कि राम गोज टू स्कूल नाउ, ये एग्जाम्पल लिखा। और ये एग्जाम्पल आप देखोगे कि एग्जाम्पल 100% गलत है। गलत होने का कारण क्योंकि इसमें जो टाइम दे रखा है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का दे रखा। टाइम नाउ का मतलब होता है राम विद्यालय अब जा रहा है, राम विद्यालय जाता है नहीं, राम विद्यालय अब जा रहा है। इस नाउ का मतलब होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो आपको इस टाइम के अकॉर्डिंग टेंस चेंज करना होगा। ये तो प्रेजेंट टेंस है, इस प्रेजेंट टेंस को हटा के आपको क्या करना होगा, इज गोइंग का मतलब होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस करना होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने टाइम के अकॉर्डिंग टेंस चेंज किया और टेंस को किसने बदला, वर्ब ने बदला। ये चीज मैं आपको बताना चाहता था और ये चीज आई होप मैंने बताने की कोशिश आपके सामने की। अब हम बढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हेडिंग क्या डालोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डाल दी, लिखो आराम से, अच्छे से पढ़ो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है बच्चों सामान्य वर्तमान काल। क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल। इस टेंस का प्रयोग होता है सामान्य वर्तमान काल। जल्दी से आप लिखिए कि जो प्रेजेंट टेंस होता है प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। यहाँ देखो प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट टेंस की दो पहचान होती है। सबसे पहले इसकी एक बार कॉपी में एक बार ऊपर पहचान और लिख दो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। ये बात लिख दी, बहुत अच्छी बात है। नेगेटिव और आपका जो इंटरोगेटिव होता है उसके अंदर किसका प्रयोग होता है, क्वेश्चन मार्क का मतलब इंटरोगेटिव। इसके अंदर आपका किसका प्रयोग होता है, डू या क्या है भाई, डू या डज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका प्रयोग कौन से टेंस में होता है, तो ये आपकी पहचान। इससे आप ये इतना ही बेसिक्स है, इसको हम एडवांस पढ़ लिया। अब हम धीरे से हम एडवांस में अच्छे से पढ़ेंगे आगे। अब सबसे पहले आप हेडिंग डालो, स्टार करके लिखो कि दिस टेंस इज, स्टार्ट हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट। एकदम अच्छे से नोट्स बनाएंगे लैंग्वेज की तरीके से अच्छे से, और एक एक चीज को लिखते हुए पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले क्या लिखा आपने कि इस टेंस का प्रयोग होता है। इस टेंस का प्रयोग कहां का होता था वो मैं आपको, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब हमने क्या पढ़ा कि दिस टेंस इज यूज्ड टू, हमेशा ध्यान रखना विद्यार्थियों, प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कहां का होता है, केवल रेगुलर एक्शन को दर्शाने के लिए, इरेगुलर एक्शन को दर्शाने के लिए, हैबिट को दर्शाने के लिए, कस्टम को दर्शाने के लिए। एक एक पॉइंट को मैं बढ़ाऊंगा, भले क्लास 5 की जगह 7 लग जाए, लेकिन हमने ये कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल को भी हम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। तो सारी की सारी चीजों को समझाएंगे। हैबिचुअल एक्शन हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, जियोग्राफिकल ट्रूथ हो गया, प्रोवर्ब होगी, इन सारों का, इन सारे के सारे 8 फैक्ट जो मैंने आपको बताए। और उसके बाद में 2-3 और लिखिए नीचे जगह में, ऊपर यहाँ पे लिखिए आप क्या लिखोगे, 9 नंबर लिखो। लिखते चलो, एक एक पॉइंट को आपकी कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। लिखो क्या लिख दिया, प्लान एक्शन ऑफ फ्यूचर। और 10वां लिख दो लास्ट आप, परमानेंट एक्टिविटी, परमानेंट एक्टिविटी।
ये 10 पॉइंट है। तो आपको कभी भी कोई भी पूछे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, तो आप हमेशा क्या बताओगे कि रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, हैबिट, कस्टम, यूनिवर्सल ट्रूथ, जियोग्राफिकल ट्रूथ, प्रोवर्ब, और उसके बाद में आपका कौन सा हो गया, हैबिचुअल एक्शन, ठीक है ना, प्लान्ड एक्शन और फ्यूचर का मतलब होता है, और परमानेंट एक्टिविटी। ये सारे के सारे जो 10 पॉइंट मैंने आपको बताए, उसके बाद में 1-2 पॉइंट और आते हैं, लेकिन वो आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन पॉइंटों से क्वेश्चन आपका 100% बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई क्वेश्चन बनेगा तो इन सारे के सारे पॉइंट को टच करते ही बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी रेगुलर एक्शन है, रेगुलर एक्शन का मतलब होता है नियमित क्रिया है, जो काम रोज होता है वो किसमें आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इरेगुलर एक्शन का मतलब होता है रुक रुक के किसी काम का होना। अब इरेगुलर एक्शन, रेगुलर एक्शन कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। रेगुलर एक्शन का मतलब होता है जो काम रोज होता है वो किसमें आता है, रोजमर्रा की जो घटनाएं होती है उसको रेगुलर, जैसे राम विद्यालय जाता है, कल भी गया, आज भी गया और आगे भी जाएगा, तो इसलिए आप क्या बोलोगे, इसको प्रेजेंट टेंस में रखोगे। यदि आपने पास्ट टेंस में रख लिया तो राम विद्यालय जाता था, प्रेजेंट में नहीं रख सकते आप। और यदि आपने फ्यूचर में रखा तो इसका मतलब क्या होगा, राम विद्यालय जाएगा, लेकिन राम तो रोज विद्यालय जाता है ना। तो एक एग्जांपल के थ्रू आप समझोगे कि रेगुलर एक्शन को हम किस में रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इरेगुलर एक्शन का मतलब होता है, जैसे मैं ये कह दूं कि मैं हफ्ते में 2 दिन मार्केट जाता हूं। अब मेरी बात सुनो, पास्ट का कोई हफ्ता था उसमें मैं भी 2 दिन मार्केट गया। पास्ट का मतलब पिछला जो हफ्ता था उस हफ्ते में मैं 2 दिन मार्केट गया। इस जो ये हफ्ता चल रहा है, जैसे आज बुधवार हुआ है, गुरुवार, ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते मतलब मैं 2 दिन और मार्केट जाऊंगा। भविष्य का अगला जो हफ्ता आएगा उसमें मैं 2 दिन और मार्केट जाऊंगा। या फिर ऐसा कोई एग्जाम्पल समझ लो आप कि जो बैंक होते हैं वो प्रत्येक रविवार को नॉट ओपन, वो खुलते नहीं, बंद होते हैं। तो पिछला जो रविवार था उसको भी बैंक बंद थे, इस रविवार को भी बैंक बंद है, और फ्यूचर में जो रविवार आएगा उसको भी बैंक बंद है। तो कहने का मतलब आप क्या समझा, भले ही एक्शन इरेगुलर है लेकिन इरेगुलर एक्शन के अंदर भी हमें रेगुलर एक्शन लग रहा है। काम रुक रुक के हो रहा है, लेकिन एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हो रहा है, एक जो सेट टाइम है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो जैसे पिछले रविवार को बैंक बंद थे, इस रविवार को भी बैंक बंद है, अगले रविवार को भी बैंक बंद है। तो जो काम भूतकाल में हुआ, जो काम वर्तमान काल में भी हुआ, और जो काम आपका भविष्य काल में भी होगा, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग कोई काम होगा तो उसको इरेगुलर एक्शन कहते हैं। इरेगुलर एक्शन भी आपका रेगुलर एक्शन ही होता है। तो ये बात मैंने जोर देकर समझाई, इसीलिए आपको हो सकता है आप कहोगे कि रेगुलर और इरेगुलर तो दोनों उल्टे होते हैं, तो ये दोनों एक साथ कैसे आ गए, ठीक है ना। अब हैबिट का मतलब होता है, हैबिट का मतलब एक दिन कोई काम करने से तो हैबिट विद्यार्थी बनती नहीं। हैबिट का मतलब होता है जो काम भूतकाल में भी हुआ, जो काम भविष्य काल में भी हुआ, और जो काम आपका मतलब आपका किसमें होगा, वर्तमान काल में भी होगा, और जो काम भविष्य काल में भी होगा। जैसे मान लो कोई भी हैबिट है आपकी, ऐसी कोई भी नॉर्मल हैबिट मान लो, ठीक है ना। जैसे किसी की कोई धूम्रपान करने की हैबिट है, तो वो धूम्रपान भूतकाल में भी करता था, वर्तमान काल में भी कर रहा है और आगे भी करेगा, तो वो क्या होगी, आपकी हैबिट हो गई। जैसे कोई भी जो सिद्धांतित बच्चे होते हैं, अनुशासन वाले बच्चे, वो हमेशा सुबह जल्दी उठते हैं, जो भूतकाल में भी उठे, भविष्य में और वर्तमान में भी। जो काम भूतकाल में हुआ, पास्ट में हुआ, फ्यूचर में भी हुआ होगा और प्रेजेंट में भी हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हुई, हैबिट। तो हैबिट वो एक तरह का रेगुलर एक्शन हुआ ना, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएगा। बच्चों एक बात मैं बताता हूँ आपको कि इन 10 फैक्ट के अंदर आपको केवल और केवल एक रेगुलर एक्शन की ही फीलिंग आएगी। कस्टम का मतलब रीति रिवाज, तो रीति रिवाज होते हैं, ये भी आपके किसमें आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हैबिचुअल एक्शन का मतलब आदतन क्रिया है। जैसे राजेश हमेशा सच बोलता है, तो वो राजेश सच बोलता है, हमेशा सच बोलता है, इसका मतलब भूतकाल, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के अंदर वो काम हो रहा है, और तीनों में हो रहा है तो वो रेगुलर है, काम रोज हो रहा है, वो रोज हो रहा है, तो किसमें आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल ट्रूथ, पिछली बार 2024, 2023, 2025 सभी एग्जाम्स में 9th, 10th, 11th में आप देखोगे ना, तो इस फैक्ट से जरूर एक क्वेश्चन बना कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, तो पूर्व दिशा में उगता है, तो इससे आप अच्छा समझ में आएगा कि पास्ट के अंदर भी तो सूर्य पूर्व दिशा में उग रहा था, ठीक है ना, और वर्तमान में भी पूर्व दिशा में उगता है, और भविष्य में भी पूर्व दिशा में उगेगा। ऐसा ही तो आप मानते हो ना। अब ऐसा कोई थोड़ी कह सकता कि भविष्य में जो सूर्य है वो पूर्व दिशा से नहीं उगेगा, ये बात तो मानने लायक नहीं होगी। तो आप क्या होगा, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो आपकी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के अंदर हो रहा था, इसका मतलब रेगुलर एक्शन। जियोग्राफिकल ट्रूथ,
जियोग्राफिकल ट्रूथ में से समझाऊं कि गंगा नदी हिमालय से निकलती है, तो वो भूतकाल में भी निकलती थी, वर्तमान में भी निकलती है, भविष्य में भी निकलेगी। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, रेगुलर एक्शन। प्रोवर्ब का मतलब काल थे, जैसे मैं कहूँ 2 और 2 4 होते हैं, तो भूतकाल में भी 2 और 2 4 ही होते थे, वर्तमान में भी 2 और 2 4 होते हैं, भविष्य में भी 2 और 2 4 होंगे। जैसे मैं कहूँ कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो ये भूतकाल में भी थी, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी होगी। तो कैसी है, रेगुलर एक्शन। और रेगुलर एक्शन कौन से टेंस में आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्लान्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर, बच्चों ये कहना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसा कोई काम, ऐसा कोई जो काम जो भविष्य में होगा, समझो आप इस बात को, और इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। आपके हाफियरली पेपर्स में भी इससे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और मैं बता दूंगा आपको, जब एनालिसिस करवाऊंगा तब इन सारी की सारी चीजों का स्क्रीनशॉट लेके मैं बताऊंगा कि ये चीज मैंने बताई और ये चीज इसके अंदर आई, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, प्लान्ड या शेड्यूल एक्शन ऑफ फ्यूचर का मतलब क्या होता है, इसको मैं आगे और हाईलाइट करके आपको अलग से लिख पाऊंगा। इसका मतलब ये होता है कि भविष्य के अंदर ऐसा कोई काम जो भविष्य में होगा, लेकिन ऑफिसर या फिर कोई मतलब सरकारी कोई दस्तावेज से अकॉर्डिंग, जैसे मैं एग्जाम्पल देके तुम्हें समझाऊं कि राष्ट्रपति अगले आपके जो अगले मंथ या अगले हफ्ते या अगले आपके रविवार को कहाँ जाएंगे, अगले रविवार को राष्ट्रपति देहरादून के दौरे पर जाएंगे। तो ये काम तो होगा भविष्य काल में, लेकिन उसको पहले से प्री प्लान किया गया, तो इसीलिए उसके अंदर कौन सा टेंस का होगा, आप फ्यूचर टेंस के बजाय उसके अंदर ज्यादा सही ये रहेगा कि प्रेजेंट टेंस का भी प्रयोग कर सकते हो, ये भी प्रेजेंट टेंस में आता है। परमानेंट एक्टिविटी का मतलब तो समझ ही गए, जो काम रोज होता है। बस इन सारी की सारी चीजों को लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप बच्चों एक एक चीज आपको बिना किसी संकोच के आपको समझ में आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इन चीजों को हम समझते हैं, ठीक है ना। कीवर्ड्स, एडवर्ब्स, सारी चीजें बताएंगे, बस आप धैर्य रखो कि एक एक चीज को निरंतर हम समझेंगे। आगे देखो, अब हम आगे ये लिखेंगे, जैसे मैं 1-2 एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूं। मैंने एग्जाम्पल लिखा, द सन सेट या फिर सेट्स इन द वेस्ट। ये आपका क्या एग्जाम्पल देखने से आपको लगेगा कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो प्रेजेंट टेंस में होगा। अगला, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी है वो सूर्य के साथ और घूम रही है, ठीक है ना, घूमती है। अगला एग्जाम्पल लिखो आप धीरे धीरे, ठीक है ना, जो आपके पेपर में है वही मैं लिखवाता हूं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखवाया, आई गो, ऑब्लिक गोज, ऑब्लिक वेंट, ऑब्लिक इज गोइंग। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना, ठीक है ना। टू स्कूल, ट्वाइस ए वीक। बताओ विद्यार्थी, 3 एग्जाम्पल को, तीनों को आप सही करके मुझे बताओ। 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने अच्छे से, बहुत ही सुंदर लैंग्वेज के अंदर, जितनी मेरी लिखने की लिखावट है मैंने अच्छे से लिखा। पहला एग्जाम्पल, द सन सेट या सेट्स। अब इसके अंदर मुझे ये बताओ, ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आपका 10-15 बार आ जाएगा, एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। तो आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ, ये सेंटेंस आपको क्या निकलने को मिल रहा है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो काम आपका रेगुलर एक्शन है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। अब इसने ये पूछ लिया कि सेट आएगा या सेट्स आएगा, तो आपको ये तो बेसिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, वर्ब की एस और ईएस वाली फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एस और ईएस वाली फॉर्म में क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो पहला सही। दूसरा, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब देखो, सूर्य पूर्व, जो आपकी पृथ्वी और सूर्य के साथ और घूमती है, तो ये पहले भी घूमती थी, आज भी घूमती है, आगे भी घूमेगी, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये कौन से टेंस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्या टेंस सही है, बिल्कुल सही है। अगला सेंटेंस, आई गो या गोज या वेंट। अब मेरी बात सुनो, आई के अकॉर्डिंग क्या गो आएगा या फिर गोज आएगा। सबसे पहले ये देखो कि मैं हफ्ते में 2 बार स्कूल जाता हूँ, तो पिछले हफ्ते में भी मैं 2 बार स्कूल गया, इस हफ्ते में मैं भी 2 बार स्कूल जाऊंगा, और भविष्य का जो हफ्ता आएगा उसमें मैं भी उस हफ्ते में भी 2 बार स्कूल जाऊंगा,
ठीक है ना। तो ट्वाइस ए वीक का मतलब होता है हफ्ते में 2 बार। तो इसका मतलब ये काम रोज हो रहा है, रोज हो रहा है। फिर रेगुलर एक्शन, रेगुलर एक्शन का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर एस और एस वाली फॉर्म। तो ये पास्ट फॉर्म नहीं आ सकती, कॉन्टिन्यूस नहीं आ सकता। तो क्या आ जाएगा, आई के अकॉर्डिंग सिंगुलर नहीं आ सकता, क्या आएगा, एस और एस वाली फॉर्म। तो आई होप ये तीनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से बच्चों समझ में जरूर आए होंगे, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ोगे। आगे हम लिखेंगे, एक दो एग्जाम्पल और लिखवाता हूं, मैं ब्लैक से लिखवाता हूं, लिखो 2-3 एग्जाम्पल और नोट करो। मैन इज आवाज मोर्टल, बताओ क्या होगा सही। ऑप्शन भी दिया मैंने आपको। अगला, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी विंस या फिर वॉन द रेस। क्लास 10th वाले जरूर ध्यान दीजिए कि इस आपका सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला रूल भी आपका फॉलो हुआ, तो उसको भी ध्यान में रखना आपको, ठीक है ना। जैसे मैंने ऑप्शन तो 2 ही दिए, तो वो नियम की जरूरत ही नहीं, आप टेंस के अकॉर्डिंग बताओ। अगला एग्जांपल 1-2 और लिख दो। ऑनेस्टी इज या फिर वाज, एक सेकंड का आंसर है, वाज द बेस्ट पॉलिसी। जिन विद्यार्थियों ने मेरी बात को ध्यान से सुना उनको 1 सेकंड का भी टाइम इनमें नहीं लगेगा, अच्छे से वो जान जाएंगे कि जैसे मैन इज आवाज मोटल, मनुष्य नश्वर है, ये पहले भी था आज भी है, तो क्या आएगा, इज। स्लो एंड स्टडी विंस या वॉन द रेस, तो मेरी बात सुनो, धीरे और निरंतर से, स्लो और स्टडी का मतलब होता है परसिवरेंस, यानी धीरे और आप निरंतर से किसी भी रेस को आप हद्दे और धैर्य और आपकी धीमी गति और धैर्य के साथ में आप किसी बड़े से बड़े टारगेट को, बड़ी से बड़ी रेस को आप जीत सकते हो। विद्यार्थियों, आपने कछुए और खरगोश वाली कहानी जरूर सुनी होगी, उसके अंत में लिखा आता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक तरह की कहावत है, और ये कहावत हमेशा किसमें होती है, प्रोवर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब एस या ईएस, ठीक है ना। तो आप सुनोगे स्लो एंड स्टडी, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसके अंदर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म तो नहीं आ सकती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की 5th फॉर्म आएगी। तो स्लो एंड स्टडी भले ही ये 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, लेकिन इन दोनों का मतलब एक ही है, ये सिंगल आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक ही विचार को व्यक्त करते हैं, इसीलिए क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। और सिंगुलर में मतलब एस और ईएस लगता है। ऑनेस्टी इज आवाज, ईमानदारी अच्छी नीति थी या फिर है, तो है, वाज का मतलब थी और इज का मतलब है। तो आई होप 3 एग्जाम्पल और समझ में आपको आए होंगे। आगे लिखो, अगला मैं एग्जाम्पल और लिखता हूं मैं, इन एग्जाम्पल को आपकी कॉपी में लिखना, ठीक है ना। बार बार आपको बोर्ड के लिए भी ये टेंस पढ़ना, बार बार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। द गंगा स्प्रिंग्स, SPRINGS स्प्रिंग्स या फिर स्प्रिंग, बताओ क्या आएगा दोनों में से। फ्रॉम द हिमालय, मैं कहता हूं गंगा नदी हिमालय से निकलती थी या फिर निकलती है। अब आप कहोगे निकलती है, इतना हिंदी में तो आप बता दोगे, लेकिन इंग्लिश के अंदर आप क्या करो, हिमालय, HIMALAYS, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, तो स्प्रिंग का मतलब ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। गंगा नदी सिंगुलर है, तो क्या आएगा, गंगा नदी सिंगुलर, ये सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस और यस आएगा, तो क्या आ जाएगा, स्प्रिंग्स हो जाएगा। आई होप तीनों के तीनों एग्जाम्पल बच्चों आपको समझ में जरूर आए होंगे, ठीक है ना। एक तो एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको, देखो जल्दी से, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है कोई एग्जाम्पल भी सेम टू सेम आपके पेपर में पूछा जाए। जैसे 1-2 एग्जाम्पल होता है ना, इस बार 10th जो आपका 10th बोर्ड था, ठीक है, 10वीं वाला 10th बोर्ड, उसके अंदर आपका 2025 को जो पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या एग्जाम्पल सही है गलत है, तो आप कहोगे कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में एस और ईएस लगता है, तो ये सही है। और राइज वर्ब की वहां पर पूछने को जो पूछा था कि राइज वर्ब की करेक्ट फॉर्म करो, तो आपने 5 फॉर्म भर ली होगी, एग्जाम्पल मैंने सही लिखा, लिखो इसको। 1-2 एग्जाम्पल और लिख दो, ठीक है ना। मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, इसको आप सही करके बताओ। राजू is always coming
ऑन टाइम। बताओ इस एग्जाम्पल में कहाँ पे गलती है? तो आप क्या कहोगे? ऑन टाइम का मतलब क्या होता है? समय पर। राजू हमेशा समय पर आता है। हमेशा का मतलब ऑलवेज को देख के आप क्या कहोगे? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब है। वैसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आती है, लेकिन इतना आपको डीप में समझने की जरूरत नहीं है। आपने टाइम देखा, ऑन टाइम का मतलब हमेशा वो समय पर आता है। भूतकाल में भी आता था, वर्तमान में भी आता है और भविष्य में भी आएगा। कहने का मतलब ऐसा है सेंटेंस का। तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, लेकिन इज आर एम के बाद में आईएनजी है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हमने टेंस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग टेंस चेंज करना, हमें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट करना। तो हम इज को भी हटाएंगे, हम कमिंग को भी हटाएंगे और हम क्या लिखेंगे? राजू कम्स, राजू सिंगुलर तो वर्ब में एस और एस, राजू कम्स ऑलवेज ऑन टाइम। तो ये दोनों बीच में सट जाएंगे, राजू कम्स ऑलवेज ऑन टाइम। ऐसे बनेगा सेंटेंस, ठीक है? इसको आप रीराइट वापस लिख दो। अगला मैं सेंटेंस और लिखता हूं आपके सामने। एवरेज इज या वाज, एक एक सेंटेंस बच्चों बहुत ही बड़ी मशक्कत, कोशिश के साथ, शिद्दत के साथ मैंने बहुत ही बुक्स को खंगाल के लिखा है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इसको समझ जाओ। इतना कंपटीशन में भी आपको पढ़ने को ना मिलता है, लेकिन फिर भी आप समझो अच्छे से, और फिर क्वेश्चन बाहर नहीं आना चाहिए। एवरेज इज या वाज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। सारी की सारी आपकी जो मतलब बुराइयां है, उन सभी की जड़ क्या है? और लालच है, ठीक है ना? तो लालच पहले भी थी, आज भी है। तो वाज का मतलब था, केवल ये काम भूतकाल में हुआ इसलिए आ जाएगा, लेकिन ये वर्तमान काल में भी होगा, क्योंकि रेगुलर एक्शन, रेगुलर एक्शन का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब इज क्या आएगा? इज। क्योंकि वाज का मतलब ये वर्ब की बेस फॉर्म होती है, आपकी फर्स्ट फॉर्म। एक आपकी बी वर्ब आती है, उसकी इज आ रहे फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म वाज वर्ब होती है। तो ये सेकंड फॉर्म का प्रयोग तो पास्ट टेंस में करते हैं, हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए, क्या आएगा? इज। और वैसे इज का मतलब होता है, और वाज का मतलब था या थी या फिर थे। तो आई हो बच्चों, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक दो एग्जांपल में और लिखता हूं, लिखते चलिए आप, कोशिश करिए धीरे ज्यादा, जितना अच्छा पढ़ोगे, टिक के पढ़ोगे, तभी आपको चीज समझ में आएगी। हो सकता है बात कड़वी होगी, लेकिन सच यही है कि पेपर में यहीं से बचेगा। अगला एग्जाम्पल मैं लिखूं, क्या लिखोगे आप? वाटर, ये तो आगे बता दूंगा मैं आपको, ठीक है ना, अलग से कॉन्सेप्ट। एक और लिखता हूं कि द प्रीस्ट, THE द प्रीस्ट टोल्ड अस, प्रीस्ट ने हमें ये बताया, टोल्ड अस, ठीक है ना? ये तो मैंने, हाँ ठीक है। इस एग्जाम्पल को करना वापस, ऑनेस्टी इज या फिर वाज द बेस्ट पॉलिसी। बहुत सारे बच्चों में यहां डाउट होगा कि विद्यार्थियों को एक चीज रटाई जाती है कि यदि किसी सेंटेंस के अंदर पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ तो वो सेंटेंस पास्ट टेंस का ही होगा पूरा। लेकिन आप ये समझाओ कि सेंटेंस, देखो एक ही सेंटेंस के अंदर दो तरीके के टेंस का प्रयोग हो सकता है। ये बात आपको आगे भी देखने को मिलेगी और यहाँ भी आप सीख सकते हो कि मैंने ये कहा कि सेंटेंस का मतलब क्या है, कि पुजारी ने हमें बताया था कि जो ईमानदारी होती है, ऑनेस्टी, या फिर यहाँ पर वो लालच वाली बात लिखी थी, तो वो मैंने आपको लिखवा दी, इसीलिए मैं ये लिखवा दूं आपको कि ऑनेस्टी इज या वाज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती थी या फिर होती है। तो भले ही इस टेंस के अंदर यहाँ वर्ब भी सेकंड फॉर्म देख के आप देखोगे कि यहाँ पर तो पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ, तो आगे भी तो पास्ट टेंस होना चाहिए। लेकिन बच्चों इस आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, एक मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा आगे जाके, नरेशन, यहाँ पर भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, क्या भले उसने भूतकाल में हो, लेकिन उसने, जो पुजारी था उसने बात तो भूतकाल में बताई, तो हो सकता है पुजारी भूतकाल में बात बता सकता है, लेकिन उसने बात क्या बताई कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, उस समय भी उसने यही बताया, होती है। तो क्या आएगा? इजारन, ठीक है ना? तो ऐसा भी सेंटेंस आपको देखने को मिल सकता है। अगला सेंटेंस ये था, मैं ये लिख रहा था कि द प्रेसिडेंट, PRIESI प्रेसिडेंट अराइव्ड या फिर अराइव्ड, ठीक है ना, दिल्ली नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे या फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को जो है ना, अराइव इन, क्या लिखोगे?
अराइव इन नेक्स्ट संडे लिख दो, या फिर मैं आपको ये लिखवाता हूँ, क्वेश्चन में ये लिखा था दिस संडे। अब आप इस क्वेश्चन को करेक्ट करके बताओ। सारे के सारे एग्जांपल्स मैं भी याद नहीं रख सकता, इसीलिए थोड़ा मुझे भी देखना होता है। एग्जांपल क्या आता है कि प्रेसिडेंट जो प्रधानमंत्री है, जो आपके राष्ट्र प्री क्या लिखोगे, प्रेसिडेंट। अब मेरी बात सुनो, प्रधान जो राष्ट्रपति है आपके, वो अगले इस रविवार, जिस संडे का मतलब इस रविवार को दिल्ली देहरादून पर आएंगे, या दिल्ली आपके आएंगे, मतलब दिल्ली में इस रविवार को प्रधानमंत्री आएंगे। तो आप इस सेंटेंस को देख के आप ये समझोगे कि फ्यूचर का कोई प्लान एक्शन है, शेड्यूल एक्शन है, पहले से ऐसी घटनाएं जो होगी तो भविष्य काल में, लेकिन उसको पहले से अरेंज किया गया है, वर्तमान में प्लान किया गया। तो इसमें हमेशा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। इसीलिए ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में इसका प्रयोग नहीं करोगे, और किसका प्रयोग करोगे, अराइव्ड का। अराइव्ड का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि ये आपका प्रेसिडेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा किसका प्रयोग होता है, एस और ईएस वाली फॉर्म का। तो आइए विद्यार्थियों, एक एग्जांपल मैं आपके सामने, लास्ट एग्जांपल के साथ में हम इसकी फिर एडवर्ब लिखेंगे। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है। एशिया इज आवाज द ग्रेटेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। बताओ इस एग्जांपल का आंसर बताओ। एशिया वाज या इज द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट लिखो, उसमें लार्जेस्ट लिखा, सॉरी लिखो लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एनी कॉन्टिनेंट, एनी एंटी कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। एक बार मैं दे सकता हूँ, एशिया वाज या इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अब इसे हिंदी में बताऊंगा तो आप आराम से अंग्रेजी बता सकते हो कि एशिया विश्व के अंदर सबसे बड़ा महाद्वीप था या फिर महाद्वीप है। तो मुझे बताओ क्या होगा, इज होगा या वाज होगा। तो आप कहोगे कि वाज का मतलब तो ये भूतकाल हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, लेकिन ये तो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर जियोग्राफिकल ट्रूथ, मान लो भूगोल से जुड़ा हुआ फैक्ट है। तो इसके लिए किसका प्रयोग होगा, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो आई होप बच्चों यहाँ तक हमने अच्छे से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कवर किया। अब मैं इसकी कुछ एडवर्ब्स आपको बता सकता हूँ, उसके बाद में हम फिर आगे बढ़ेंगे और जल्दी से हम बात करेंगे अगले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ठीक है, तो आप धीरे धीरे लिखते चलिए और धैर्य के साथ चीजों को समझते चलिए। अब यहाँ तक एग्जाम्पल लिखवा दिया, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स और भी हैं, लेकिन सारी की सारी आज की क्लास में हम नहीं कर सकते। तो एक दिन हम टेंस की और प्रैक्टिस क्लास ले लेंगे, जिसके अंदर हम सभी टेंसेज के मिक्स में क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे। और यहाँ हो सकता है कि एडवांस में इतना काफी है, बोर्ड से पहले मैं एक मिक्स क्लास लेके आपको बता दूंगा। अब मैं ये बताता हूँ आपको, जैसे एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट के बहुत हैं। लिखो, एक नोट लिखो, नोट लिखो। मैं ये लिख रहा हूं कि देयर आर सम एडवर्ब्स, यहां पर कुछ एडवर्ब्स दे रखी है जो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर प्रयोग हो रही है। सम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सच एज, सम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सच एज। ये लाइन बस रटनी नहीं है, ऐसे ही बस लैंग्वेज है तो लैंग्वेज क्वेश्चन को पूरा करना पड़ता है, इसीलिए लिखवाना। इसका मतलब ये कि मैं यहाँ पर कुछ एडवर्ब्स लिखूंगा और इन सब का प्रयोग केवल और केवल ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा। तो लिखो जल्दी से। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ सेल्डम, अब उसके बाद में लिखो ऑफन। अब क्वेश्चन कहां से बाहर जाएगा, ऑलवेज लिखते चलो, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, हार्डली, HARDLY, हार्डली, रेयरली। ठीक है, आगे चलो नॉर्मली, उसके बाद में लिखो ओकेजनली, ठीक है। उसके बाद में लिखो आप डेली, ठीक है। फिर आप लिखो एवरीडे, एवरीडे, एवरी वीक, एवरी संडे, कुछ भी लिख सकते हो, ये तो साथ में आ ही गया। एवरी मंथ, ये भी लिख सकते हो। ईयर, वीक,
ठीक है। अगला लिखो ट्वाइस ए वीक, हफ्ते में 2 बार, ठीक है। अगला लिखो समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली बहुत है लेकिन TIMES टाइम्स, ठीक है ना। तो इन सारे की सारी एडवर्ब्स का प्रयोग कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट टेंस में। नॉर्मली NORMALLY, ओकेजनली, ओकेजनली की स्पेलिंग भी आप देख लेना, SOCCASION, ठीक है ना, NALLY, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी सही कर लेना, NALLY ओकेजनली। फिर और होता है आपका जनरली, GENERALLY जनरली, ठीक है ना, फ्रीक्वेंटली। तो इन सारी की सारी एडवर्ब्स का प्रयोग कौन से टेंस में होता है? तो आप कहोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, GENERALLY जनरली। रेयरली हो गया, डेली हो गया, एवरीडे हो गया, ठीक है ना, वंस ए ईयर। आगे ये भी लिख दो एक दो और, कोई ना कोई फंसेगा ही फंसेगा। मैं तो कहूँ 2-3 ही इंपॉर्टेंट आते हैं। ऑलवेज, एक और लिखो नेवर, अब ये ऑलवेज, नेवर और डेली, ठीक है। बाकी एवरीडे, एवरी वीक। देखो सेल्डम का मतलब कभी कभार, ऑफन का मतलब अक्सर, ऑलवेज का मतलब हमेशा, नेवर का मतलब कभी नहीं, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, नॉर्मली, ओकेजनली, डेली, डेली का मतलब हमेशा, ठीक है ना, प्रत्येक दिन, एवरीडे, एवरीडे का मतलब हर दिन, हर सप्ताह, हर संडे, हर महीने, हर साल, हर सप्ताह, ठीक है। वापस वो एक वीक और लिख दिया, कोई बात नहीं, लिख दिया, भले इसको आप रिमूव कर लो यहाँ से हटा लो, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लिख दो ऐसे, कोई भी लिख दो, बस ये बहुत है, और लिखने की जरूरत नहीं है, इतनी आती। अरे ट्वाइस ए वीक का मतलब होता है हफ्ते में 2 बार, ठीक है। ट्वाइस ए मंथ भी लिख सकते हो आप, महीने में 2 बार। समटाइम्स का मतलब कभी कभार, जनरली मतलब सामान्यतः, वंस ए वीक का मतलब होता है हफ्ते में 1 बार, नेवर। इन सारी की सारी एडवर्ब्स का प्रयोग विद्यार्थियों केवल और केवल, है ना, ETC लिख दो आप, एक्सेट्रा हो सकता है, एक आधी और हो जाएगी, एक्सेट्रा इज यूज्ड टू ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इन सब का प्रयोग किसमें करते हो? SCARCELY, SC, इसका असली की स्पेलिंग थोड़ी सी सही करना बच्चों, हो सकती है गलती लिख दी मैंने, SCARCELY, देखना सही करो आप। SCAR क्या लिखी है, कहां लिखी? SCARCELY, अब सही होगा, ठीक है। इसका असली एक्सेट्रा, इन सभी की सभी एडवर्ब्स का प्रयोग किसमें होता है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होता है। जल्दी से लिखो, फिर मैं हटता हूं। ETC which are used in, लिखोगे which are used in, only लिख सकते हो, या फिर लिखो which are used in प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। इन सारी की सारी एडवर्ब्स का प्रयोग केवल और केवल बच्चों कौन से टेंस में करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ऑफन का ध्यान रखना, ऑलवेज का ध्यान रखना, साथ ही एवरी वाली का ध्यान रखना, डेली का ध्यान रखना, और बाकी आपका नेवर का ध्यान रखना। इन सब का प्रयोग SUNDA, इन सब का प्रयोग किसमें होता है? केवल और एक फ्रीक्वेंटली और होता है, ठीक है ना। तो इन सभी का प्रयोग केवल और केवल कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। विद्यार्थियों यहाँ तक हमने अच्छे से पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, अभी हमारी क्लास और चलेगी, ठीक है ना। आज के दिन आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आपका जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इन दोनों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। समय रहा तो परफेक्ट टेंस की और भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब जल्दी से आप इसको लिख दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो विद्यार्थियों, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाता हूं जिनसे आपके ट्यूशन और अक्सर बने। सबसे पहले लिखना है यूनिवर्सल ट्रूथ। खत्म नहीं हुआ, अभी तक हमारी क्लास चलती रहेगी। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। इसके अंदर एक एग्जाम्पल आप ये लिख दो कि द सन राइजेज, या फिर राइज, या फिर रोज इन द ईस्ट। पहला एग्जाम्पल जल्दी जल्दी लिखेंगे क्योंकि हम नई सीख पढ़ चुके, अब हम जल्दी जल्दी करेंगे। दूसरा मैं लिखता हूं द अर्थ इज मूविंग, या फिर विद्यार्थी मूव्स इन द अराउंड द सन। इस एग्जाम्पल को करो। दूसरा एग्जाम्पल लिखो आप, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। उसके बाद में आप एक और लिखो हैबिचुअल एक्शन,
हैबिचुअल एक्शन लिखो या हैबिचुअल एक्टिविटी, हैबिचुअल एक्टिविटी लिखते चलो। अब आपका काम लिखना, बस मैं लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। हैबिचुअल एक्शन का मतलब होता है, क्वेश्चन में लिख देना आदतन क्रियाएं। अब जल्दी करेंगे हम, थोड़ा सा फास्ट लिखेंगे, आदतन क्रियाएं, ठीक है। हैबिचुअल एक्शन का मतलब जो काम होता है, रोज होता है, रोजाना में जो काम करते हैं। जैसे मैं बोलता हूं आपको कि कोई भी एग्जाम्पल लिख दो, श्याम, ठीक है ना, श्याम को ऐसे लिखते हैं, नेवर टेल्स ए लाई, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लिखो, राजू, ठीक है ना, ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ, ठीक है। ऐसा करो, समझ में आई बात। इन दोनों चीजों को आपने अच्छे से कवर किया होगा। टेल्स या फिर टेल्स की जगह बताता है, या फिर स्पीक लिख दो आप, SPEAKS, स्पीक्स। समझो बच्चों, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उगता है तो क्या आ जाएगा, द सनराइजेज। पृथ्वी सूर्य के साथ और घूम रही है नहीं, घूमती है, तो क्या आ जाएगा, मूज, ठीक है ना। ये एग्जांपल सही है, और इससे आपको परफेक्ट क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इन सारे के सारे में से इनको आप जरूर पढ़ के जाना। हैबिचुअल एक्टिविटी का मतलब होता है आदतन क्रिया। जैसे श्याम कभी झूठ नहीं बोलता, बहुत अच्छी बात है। राजू हमेशा सत्य बोलता है, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है ना, ऑलवेज और नेवर के साथ में हमेशा किसका प्रयोग करना, आपको ज्यादातर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ो, तीसरा पॉइंट लिखो, और तीसरा पॉइंट आपका क्या लिखोगे आप, साइंटिफिक फैक्ट लिख दिया, ठीक है। आगे जल्दी से कोशिश करोगे, नहीं लिखोगे तो आप यदि वीडियो को रोक के बीच में से लिख देना, मैं हट जाता हूं तो आप रोक लेंगे, उसके बाद में रोक के आप अच्छे से लिख सकते हो। तीसरा आप क्या लिखोगे, साइंटिफिक फैक्ट्स। साइंटिफिक फैक्ट का FACTS, फैक्ट्स का मतलब होता है वैज्ञानिक तथ्य, जो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होगा। जो भी फैक्ट होगा बच्चों, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होगा। जैसे मैं कहता हूं वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला एग्जांपल, पहला हो गया वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, अगला वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला मैं लिखूं रिवर फ्रीजेज या फिर फ्रोज, ठीक है ना, हाई एल्टीट्यूड ठीक है ना। अब इन एग्जाम्पल को आप अच्छे से सही करो कि जो नदी का जो रिवर वाटर होता है वो हाई एल्टीट्यूड पर क्या हो जाता है, घम जाता है, ठीक है ना। रिवर फ्रोज एट हाई अल्टीट्यूड, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, ये मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखे। अगला एग्जाम्पल और लिख दो, वुड फ्लोट्स, FLOATS फ्लोट्स, ठीक है ना, ऑन वाटर। लकड़ी है वो जो आपके पानी की सतह के ऊपर क्या करती है, तैरती है। तो ये चीज भी मैंने आपको दिखवा दी, जल्दी करो। वुड फ्लोट्स, FLOATS फ्लोट्स ऑन वाटर। अभी तीनों जो फैक्ट है, 4 एग्जाम्पल है, सारा का सारा साइंटिफिक फैक्ट है बच्चों। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका उबलता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, बॉइल्स होता है। और फिर वाटर फ्रीजेज आपका होता है, वो मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और जो रिवर होती है वो जमती है हाई एल्टीट्यूड पर, या फिर आपकी जमती थी। तो आज भी जो नदियां होती है ज्यादा ठंडक पड़ती है, हाई एल्टीट्यूड पर हमेशा जम जाती है। तो रिवर के अकॉर्डिंग ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये वर्ब की 5th फॉर्म, तो सिंगुलर है, इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करोगे। और लकड़ी पानी के ऊपर तैरती है, तो ये एग्जाम्पल पहले ही सही थे, और ये इसमें मैंने आपसे ऑप्शन दिया, इसको भी मैंने आपको करेक्ट करवा दिया। तो बच्चों आई होप यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, साइंटिफिक फैक्ट, ये 3 चीज आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगला लिखो प्रोवर्ब। प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कहावतें। क्या होता है, कहावतें।
कहा होते हैं हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग होती है। जैसे मैं कहूं टू एंड टू, अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ने के बाद में प्लूरल होता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका एक दो बार इसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर तक भी इस क्वेश्चन के रिट भी लग चुकी है, बहुत जगह क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा भी गया है, और उसके बाद में इसका आंसर है जो कई जगह आपको बुक्स के अंदर मेक देखने को मिलेगा, लेकिन कई जगह आपको जो मेक्स भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फॉर 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन वैसे भी आप समझो ना कि 2 और 2 4 होता है नहीं, 2 और 2 4 होते हैं, इसका मतलब प्लूरल आएगा, तो आपको मेक का प्रयोग करना है, ठीक है ना। और आपके टीचर से इस एग्जाम्पल के बारे में आप और आपका एनालिसिस से डिस्कस और कर लेना। अगला मैं लिखूं बार्किंग डॉग्स नेवर, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो भौंकने वाले जो कुत्ते होते हैं वो कभी भी काटते नहीं। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि जो गरजते हैं वो गरजते नहीं। इसीलिए विद्यार्थियों हमेशा ध्यान रखना कि विद्यार्थी को हमेशा एक शांत स्वभाव के प्राणी की तरह होना चाहिए, और जो चीज आपको दी जाती है होमवर्क के अंदर, जो चीज आपको समझनी है, हो सकता है कोई चीज आपके टीचर के द्वारा भी आपको नहीं समझाई होगी, तो उसके अंदर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल बहुत ही अच्छा एआई का जमाना है, आप अच्छे से इंटरनेट का जमाना है, तो इस जमाने में आपको यदि कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप मोबाइल का सदुपयोग करके उसको यूजफुल लेके आप अच्छे से उस चीज को रिसर्च करने के बाद भी समझ सकते हो। और मेरा मानना ये कि विद्यार्थी को हमेशा सुनना ही सीखना, और जिस विद्यार्थी ने सुनना सीख लिया तो वो सबसे पहला विद्यार्थी, तो उसके अंदर पहला लक्षण तो उसने अपना ही लिया, और अनुशासन के अंदर अच्छे से चीजों को करना है, और ज्यादा से ज्यादा आपको कोशिश ये करनी है कि अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, और अपने आप को अलग ढंग से दर्शाने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे नहीं दर्शाना कि मैं अलग हूं, मेरे को ज्यादा नॉलेज है, लेकिन आपको अपने अंदर अपने हृदय से ये सवाल करना क्या ये चीज मुझे आ रही है, नहीं आ रही तो मैं निराश नहीं होऊंगा, इस चीज को मैं अच्छे से करूंगा, और हो सकता है मैं पूछूंगा और मेरे को नहीं आ रही, मैं बार बार कोशिश करूंगा, और जब तक कोशिश कर रहूंगा तब तक मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती, या फिर मैं इस चीज में जो आपकी महारत हासिल नहीं कर सकता। तो इसीलिए आप चीजों को समझते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। तो ये भी आपकी एक कहावत है, जो ये कहावत लिखी है कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं। तो इसीलिए विद्यार्थी को हमेशा शांत स्वभाव का प्राणी होना चाहिए, और अच्छे से, जो ज्यादा बादल गरजते हैं ना वो कभी बरसते नहीं, तो जो ज्यादा हमेशा बहकावा करता है कि मेरे को वो चीज आती है वो चीज आती है, तो उनके अंदर ज्यादा नॉलेज नहीं होता। और जो शांत स्वभाव का प्राणी होता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे रहस्य या राज होते हैं, वो हमेशा छुपे हुए होते हैं। तो आपके अनुशासन के साथ आराम से पढ़ाई करनी और धैर्य रखना हमेशा। तो ये आपकी कहावत थी। इसके अंदर एक एग्जाम्पल और लिख दो आप, ऑनेस्टी, SONESTY, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसके साथ में हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म होने की कगार पर है। तो ये 4 पॉइंट आपने लिख चुके होंगे, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ो। अगला एक और है, ठीक है, लिखो जल्दी लिखो, मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ। ये आप 4th नंबर पॉइंट आपने अभी लिखा, इसको आप लिखते रहिए। अगला एक और है, वो है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का मतलब होता है बच्चों कहावत है। ये लास्ट पॉइंट है, और ये मैंने अलग से हाईलाइट करके इसलिए लिखवा है ताकि आपको इनसे ऊपर कम से कम वो ना पढ़ो, तो ये तो जरूर पढ़ के जाओ। प्रोवर्ब नहीं, सॉरी, क्या लिखोगे, प्लांट, PLANT, प्लांट, या शेड्यूल, SCHEDULED, शेड्यूल्ड एक्शन और फ्यूचर। भविष्य का कोई प्लान या फ्यूचर एक्शन होगा तो हमेशा कौन सा टेंस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, SCHE, ठीक है ना, DULED, शेड्यूल्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, सब पहला कि वो प्राइम मिनिस्टर वाला तो जैसे लिख दो आप वापस, वो प्रेसिडेंट वाला लिखा, ये लिख दो, द प्राइम मिनिस्टर अराइव्ड, हाँ लिखो, प्राइम मिनिस्टर अराइव्ड। ये एग्जाम्पल आपके सभी पेपरों में आए हुए हैं ना, PYQ एग्जाम्पल ही करवा रहा हूं, मेरी इच्छा से मैंने एक भी एग्जाम्पल नहीं करवाया। द प्राइम मिनिस्टर अराइव्ड आपका जयपुर टुमारो
इस एग्जाम्पल में आप देखोगे कि प्रधानमंत्री कल मतलब कहाँ पे आएंगे, आपके जयपुर आएंगे, लेकिन कल आएंगे तो भविष्य का प्रयोग ना करके आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है ना। और यदि आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं वो भी सही है, लेकिन यदि वो ऑप्शन में नहीं है तो आपको ज्यादातर इस टेंस को प्लांट या जो शेड्यूल एक्शन होता है फ्यूचर का, चार आपने समझा लिया। सबसे पहले यूनिवर्सल ट्रूथ समझा, फिर हैबिचुअल एक्शन समझा, और उसके बाद में आपने प्रोवर्ब समझी, फिर आपने क्या समझा, वो आपके जो लास्ट एक एग्जांपल और क्या था आपका, ये क्या नाम इसका, साइंटिफिक फैक्टर। और ये आपका अगला कौन सा है, प्लान से है शेड्यूल एक्शन ऑफ फ्यूचर, भविष्य का सुनियोजित काम जो पहले से प्लान किया गया हो, जो पहले से प्री प्लान किया गया होगा, उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार जो पीएम होते हैं, जो पीएम है वो जयपुर कल आएंगे, तो इसीलिए पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग। एक एग्जांपल और देता हूं, सी गोज टू स्कूल, नहीं, सी गोज टू अब्रॉड, या फिर आप क्या कहोगे, सी गोज टू, जो जाएगी का इंग्लैंड, फॉर हर हायर एजुकेशन, ठीक है, फॉर हर हायर स्टडीज, कब, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने वो इंग्लैंड जाएगी। किसके लिए जाएगी, अपनी उस शिक्षा के लिए जाएगी, हायर एजुकेशन के लिए या हायर स्टडी के लिए जाएगी। तो ये काम पहले से सुनियोजित है, तो इसके अंदर आप किसका प्रयोग करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सी सिंगुलर है तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट, गोज आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो विद्यार्थियों इसके साथ हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था वो सारा का सारा हमने कवर किया। आई होप मैं एक बार आपको अच्छे से और बता देता हूं कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा। ऐसी घटनाएं जो आपकी रोजमर्रा की घटना, जैसे रेगुलर एक्शन हो गया, हैबिट हो गया, प्रोवर्ब्स हो गई, जियोग्राफिकल ट्रूथ हो गया, और इसके अंदर एक और आता है जो किसी बुक का जो कंटेंट हो, ठीक है ना, लेकिन वो उसके अंदर आपको इतना ध्यान नहीं रखना। जो चीजें मैंने आपने लिखी, यदि वो आप 10 के 10 पॉइंट याद करो तो बहुत अच्छी बात है, और यदि उसमें से आप 5 पॉइंट भी याद कर पाओ, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, प्रोवर्ब, हैबिचुअल एक्शन, और लास्ट वन कौन सा था आपका, शेड्यूल या फिर फ्यूचर एक्शन ऑफ शेड्यूल, या फिर शेड्यूल एक्शन या फ्यूचर आपका प्लान एक्शन ऑफ फ्यूचर या फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए कोई ऐसा काम जो होगा भविष्य में प्री प्लान किया गया, लेकिन उसके अंदर कौन से टेंस का प्रयोग करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो आई होप यहाँ तक आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हुआ, और ये हो सकता है इससे 2 क्वेश्चन भी आ जाए, लेकिन एक क्वेश्चन आपका 100% इसी आपने जो थ्योरी पढ़ी इसी के अंदर से 100% आपकी संभावना है आने की, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जल्दी करो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, लेकिन ईमानदारी और शिद्दत के साथ मैं आपको करवा रहा हूँ एक एक चीज। तो मेरी भी आपसे यही प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्टिंग टू यू अगेन, बार बार मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अच्छे से इन चीजों को लिखिए और तैयार कीजिए। अगला टेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है बच्चों, आपने हमेशा पढ़ा होगा सर इज, आर और एम प्लस आईएनजी, हमने तो इतना ही पढ़ा है, लेकिन मैं आपको आगे ये बताऊंगा, मैं आपको आगे ये चीजें करवाऊंगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग इज, आर, एम के साथ आईएनजी की प्रयोग होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ये भी सीखना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर फर्क क्या होता है, ये चीज भी हमें कवर आज की क्लास के अंदर करनी। ठीक है बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको दिख रहा है, ध्यान रखना पड़ता बार बार क्लास का, कि हो सकता है क्लास कहीं ऑफ ना हो जाए। अब बताओ, डेफिनेशन में ये लिखवाता हूं, लिखो डेफिनेशन, डेफिनेशन, डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। बार बार परिभाषा इसीलिए लिखनी है, वैसे तो इसकी सिंपल परिभाषा क्या होती है मैं सबसे पहले बता दूं आपको, एनी एक्शन, कोई ऐसा काम है ना, ऑन गोइंग, एनी एक्शन गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, कोई भी ऐसा काम जो वर्तमान में जारी हो, किसके अंदर आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना होगा, मैं आपको सही समझाता हूं, ठीक है ना। चीज ये लिखिए कि दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन, ये चीज तो मैंने आपको बता दी, लिखो आप जरूर।
बार बार अध्याय के अंदर एक विचार आता है, अंतिम बार पढ़ेंगे और बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे। दिस टेंस इज यूज, हाँ ज्यादा पढ़ना पड़े लेकिन क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। दिस टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन, इस टेंस का प्रयोग उस काम के लिए होता है, फॉर एन एक्शन इन प्रोग्रेस, जो काम प्रोग्रेस में हो, किसमें हो, प्रोग्रेस में हो, ठीक है ना। प्रोग्रेस का मतलब जो काम होता रहा हो, समझ में आई बात। और दैट इज, बहुत अच्छी बात है, ये बात ऊपर भी लिखी है, दैट इज टेम्पररी, ये बात नहीं लिखी और ये बात बहुत कम जगह लिखी। टेम्पो, टेम्पो RAR, टेम्पररी इन नेचर, ठीक है ना। नॉट यूज फॉर परमानेंट एक्टिविटी। क्या क्या बच्चों, मैं ये चीज कह रहा हूं कि इस टेंस का प्रयोग जहां पे होता है वहां पर कोई भी काम बोलते समय कोई काम जारी है तो इस टेंस का प्रयोग होगा। और दिस टेंस इज यूज्ड, ठीक है ना, फॉर एन एक्शन इन प्रोग्रेस, और दैट इज टेम्पररी। साइड भी इसलिए होता है ताकि आप अच्छे से लिख पाते हो, ठीक है ना। दिस टेंस इज यूज्ड, इस टेंस का प्रयोग होता है फॉर एन एक्शन, किसी एक्शन के लिए जो इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस का मतलब जो बच्चों कोई भी काम हो रहा है, बोलते समय कोई भी काम जारी, इतना तो आपको पता ही है, बेसिक्स में भी आपने कहा। लेकिन दैट इज टेम्पररी इन नेचर, लेकिन वो प्रकृति में कैसा हो, व्यवहार में वो काम टेम्पररी होना चाहिए। नॉट यूज फॉर परमानेंट एक्टिविटी, अभी लिख दो यूज, नॉट यूज फॉर परमानेंट एक्टिविटी, ठीक है ना। नॉट फॉर ए परमानेंट एक्टिविटी, नॉट यूज फॉर ए परमानेंट एक्टिविटी। यदि यूज आपने पहले नहीं लिखा था तो कोई बात नहीं। नॉट फॉर ए परमानेंट एक्टिविटी, परमानेंट एक्टिविटी के लिए इस टेंस का प्रयोग नहीं होता। बच्चों मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर एक बड़ा सा राज बताता हूँ, डिफरेंस बताता हूँ। मैंने एक एग्जांपल बोला कि राम विद्यालय जाता है और राम विद्यालय जा रहा है। इन दोनों घटनाओं में से आप मुझे ये बताइए बच्चों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि पहला सेंटेंस मैंने ये कहा कि राम विद्यालय जाता है, दूसरा वाक्य मैंने ये बोला कि राम विद्यालय जा रहा है। इन दोनों सेंटेंस में से मुझे ये बताइए कौन सा काम स्थायी है और कौन सा काम अस्थायी है, मतलब कौन सा काम टेम्परेरी है और कौन सा काम परमानेंट है। इतना ही नहीं समझे तो ऐसे बताओ कौन सा काम रोज होता है और कौन सा काम अभी हो रहा है। तो आप कहोगे राम विद्यालय जाता है, हिंदी में लिखिए, आप लिखो ये दोनों सेंटेंस को, राम विद्यालय जाता है। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है क्योंकि ये काम रेगुलर है और जो काम रेगुलर होता है उसको क्या बोलते हैं, परमानेंट। तो इसीलिए इसके अंदर परिभाषा क्या लिख रखी कि इस टेंस का प्रयोग केवल और केवल टेम्परेरी एक्शन के लिए होता है, परमानेंट एक्टिविटी के लिए नहीं होता। ये चीज आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग बताता हूँ, पेपर में नहीं आने वाली, लेकिन नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको मैं बताता हूँ। केवल परिभाषा लिखने से, HRM लिखने से टेंस खत्म नहीं होता। बच्चों के जो मन के अंदर जो डाउट होता वो दूर नहीं होता। चीजों को डीप के अंदर समझानी पड़ती है कि ये चीज आपके पेपर अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है और ये चीज आपके समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये चीज आप समझोगे ना तभी आपके अंदर जो टेंस का जो डर है वो निकलेगा बाहर। रट्टा और रटे वाली चीजें, पासबुक वाली चीजें, नोट्स वाली, थ्योरी वाली चीजें, रटी रटाई चीजें पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, उससे पहले ये आता उसके बाद नहीं आता, ये तो हर एक कोई पहले वाला बच्चा वो भी रट सकता है, ठीक है ना। लेकिन आपको चीजें समझनी है, एक्चुअल में आपको समझना है कि ये चीजें हुई कैसे। और अंत में मैं आपको पिक्चर के माध्यम से भी बताऊंगा। जैसे मैं ये बताता हूँ कि मान लो ये प्रेजेंट है इधर, ठीक है, और ये इधर पास्ट है, और पास्ट के अंदर कोई काम जारी है तो वो किस में आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। किस में आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ऐसे रटनी नहीं चीजें आपको, किसी भी माध्यम से, किसी भी प्रकार का कोई बच्चा है तो बहुत तरीके मेरे पास पढ़ाने को, उसको मैं रटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। समझा सकते हो, पिक्चर के माध्यम से समझा सकते हो, कॉन्सेप्ट के माध्यम, एग्जाम्पल के माध्यम से समझा सकते हो, हिंदी की मदद ले लो, हिंदी की माध्यम से। कुल मिला के विद्यार्थी के समझ में आने चाहिए चीजों को। भली देखा देख लिखो, हो सकता है देखा देख पढ़ो, लेकिन उसको आपके दिमाग के अंदर सपनी चाहिए, डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। हमने भी तो कहीं से पढ़ी होगी, है ना। ये चीज हम जो माँ की कोख से सीख से थोड़ी आए, हमें भी तो कोई ना कोई चीज हमारे गुरुजी ने हमें पढ़ाई, मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। आप आगे पढ़ोगे, आप धीरे धीरे आप भी टीचर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आप भी तो चीजें आगे सीखोगे। तो जो नॉलेज होता है वो ठहरना नहीं चाहिए, और ठहरेगा वो कभी नॉलेज नहीं होता। नॉलेज, ज्ञान हमेशा चलते रहना चाहिए, ठीक है ना। वो चल रहे, वो अचल नहीं है, चले, वो चलता रहता है हमेशा धीरे धीरे। तो बात ये है कि कोई भी ऐसा काम, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शन इन प्रोग्रेस, इस काम का प्रयोग केवल और केवल कोई एक्शन जो प्रोग्रेस में हो, प्रोग्रेस का मतलब कोई एक्शन जो जारी हो उसके लिए होता है, और वो होना कैसा चाहिए, टेम्परेरी। जैसे मैंने बोला ना कि राम विद्यालय जाता था, ये काम तो रेगुलर है, कल भी हुआ, आज भी हुआ, फ्यूचर में भी होगा,
दूसरा एग्जाम्पल, राम विद्यालय जा रहा है, इसका मतलब ये होगा कि ये काम केवल और केवल अभी हो रहा है। जरूरी नहीं 2 घंटे बाद में राम विद्यालय जाएगा, जरूरी नहीं 2 घंटे बाद में राम विद्यालय 2 घंटे पहले जा रहा था, हमें तो कोई पता नहीं। हमें तो इतना पता है कि राम विद्यालय जा रहा है, 2 घंटे पहले जा रहा था, तो इसका मतलब फिर तो वो किस में होता, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता। 2 घंटे बाद में जा रहा होगा फिर वो तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में होगा। तो ग्रामर खुद कंफ्यूजन में हो जाएगी कौन सा टेंस रखे। तो इसीलिए जो काम अस्थायी होगा वो हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर प्रयोग होता है। और हमेशा ये ध्यान रखना, जो काम अस्थायी रूप से प्रेजेंट के अंदर हो रहा होता है उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। साधारण परिभाषा और डेफिनेशन पूरी ही है, ठीक है ना। लिखो, फिर मैं इसके आपको एडवर्ब्स लिखवाता हूं। लिख दिया, बहुत अच्छी बात, समझदार बच्चे हैं आप सबके सब। आगे लिखो, जल्दी से आगे बढ़ो। अगला एग्जाम्पल लिखो, 2-3 एग्जाम्पल लिखवाता हूं मैं आपको ताकि समझ में आए, ठीक है। उससे पहले मैं कीवर्ड्स लिखवाता हूं। अब बस आप इसके कीवर्ड्स याद कर दो और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। कीवर्ड्स में कौन पहला विद्यार्थियों, नाउ, राइट नाउ, बोलते बोलते लिखना है, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस टाइम, दिस मॉर्निंग, ठीक है, दिस इवनिंग, presently, currently, ठीक है। इन सभी के सभी एडवर्ब्स का प्रयोग केवल और केवल कौन से टेंस में होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। नाउ, राइट नाउ, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, ठीक है ना। अगला और लिखो, नाउ एडेज। हो सकता है एक आधी चीज एक्स्ट्रा बढ़ा लो, लेकिन पेपर उससे बाहर जरूर नहीं जाएगा, ठीक है ना। नाउ एडेज हो गया, ठीक है, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस टाइम, ठीक है ना, दिस मॉर्निंग, दीज डेज, ये भी लिख दो। दीज डेज का मतलब इन दिनों, ठीक है ना। दिस इवनिंग, इस शाम, ठीक है ना, इस शाम का मतलब अभी अभी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग इन एडवर्ब्स के साथ में होता है। दिस मोमेंट, ठीक है ना, करंटली, ये सारी की सारी चीजें ETC, ठीक है ना। इन सारी की सारी चीजों का प्रयोग कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जरूरी नहीं ये एडवर्ब केवल और केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही। विद्यार्थियों, इन एडवर्ब का प्रयोग प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी किया जा सकता है, लेकिन ध्यान ये रखना केवल और केवल कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। लेकिन ज्यादातर इनका यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही दिखता है। नाउ का मतलब अब, राइट नाउ का मतलब ठीक अब, एट प्रेजेंट का मतलब इस क्षण का मतलब जरूरी नहीं पहले, इस क्षण का मतलब अभी अभी। और अभी अभी कोई काम हो रहा है तो वो किस में आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। एट द मोमेंट का मतलब इस क्षण, दिस टाइम का मतलब इस समय, दिस मॉर्निंग का मतलब इस सुबह, दिस इवनिंग का मतलब इस शाम, अभी अभी जो शाम है। प्रेजेंटली का मतलब अभी अभी, करंटली का मतलब हाल ही में, जैसे वर्तमान में अभी। नाउ डेज का मतलब इन दिनों, दीज डेज का मतलब इन दिनों। तो इन सभी का प्रयोग किसमें होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लिखता हूं एक दो आपके, फिर आपको समझ में आएगा कि ही इज डूइंग, ही इज डूइंग, सी इज डूइंग, है ना, या ही इज डूइंग कर लो, हिज होमवर्क, हर होमवर्क उसका होमवर्क कर रहा है, ऐसे भी हो सकता है ना, वो उसका होमवर्क कर रहा है। सी इज डूइंग हिज होमवर्क नाउ, वो जो अपना काम है वो अभी कर रहा है। अब इसके अंदर आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि नाउ का, ये नाउ किसकी एडवर्ब है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो इसी के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की स्ट्रक्चर होनी चाहिए सेंटेंस में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान, इजारम के बाद में आईएनजी वाली फॉर्म। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देख लो, ही के अकॉर्डिंग इज सही है और उसके बाद में डूइंग सही है। प्रत्येक उस विद्यार्थी से मेरी बात हो रही होगी, मैं उस विद्यार्थी को कहना चाहता हूं जो अपने आप को अलग दिखना चाहता है, जो हमेशा ज्ञान ग्रहण करना चाहता है, ठीक है ना, और आगे भी इस चीजों को शेयर करता रहेगा, हमेशा अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो काम वर्तमान में जारी हो। इसकी एडवर्ब कौन कौन सी होती है, एडवर्ब्स ऑन टाइम, इसको कीवर्ड्स का रूल का मैंने नियम दिया। और कीवर्ड्स का मतलब होता है ऐसे जो की चाबी, जैसे लॉक से कोई चाबी से कोई लॉक खोलता है, उसी प्रकार से इन शब्दों से आपका क्वेश्चन खोलेगा, क्वेश्चन सही होगा। नाउ, राइट नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस टाइम, ठीक है ना। और उसके बाद में दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग,
प्रेजेंटली, करंटली, और उसके बाद में नाउ ए डेज, और अलग अलग कौन सा हो जाएगा लास्ट में, दीज डेज। इन सब का प्रयोग किस टेंस में होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और लिख दो एक, ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिखो। कौन सा लिखोगे, सी इज, चलो मैं मिठा के आपको बताता हूं, यहां लिख दो, पहले लिख दो, जगह पड़ी लिखो, सी इज गोइंग टू टेम्पल, TEMPL, टेम्पल दिस टाइम, वो इस समय जो टेम्पल जा रही है। तो इसके अंदर दिस टाइम का मतलब होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब इज आर एन प्लस आईएनजी। सेंटेंस एकदम सही हो गया। टाइम को देख के आपको टेंस का प्रयोग करना है, और टेंस को कौन चेंज करेगी, केवल और केवल वर्ब चेंज करेगी। और पेपर में भी हमें क्या भरवाया था, टेंस थोड़ी पूछा जाता कि सेंटेंस कौन सा टेंस का है, अभी तक तो पूछा नहीं गया। वो हमेशा यही पूछती है वर्ब की फॉर्म भरो और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की सही फॉर्म के साथ में सेंटेंस को या ब्लैंक्स को आपको फिल करो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगला मैं आपको एक बच्चों एक बात बता देता हूं, लास्ट एग्जाम्पल इस सेंटेंस टेंस का, ये आपके सीजीएल वगैरह एसएससी के पेपर में पूछा गया, द बेबी स्लीप्स। मुझे ये बताओ इन दोनों सेंटेंस में से सही क्या है, बताओ विद्यार्थी, बताओ। आपने नहीं पढ़ा अगर मैं बताता हूं, थोड़ा सा अनुमान लगाइए कि मान लो इस का मतलब होता है इंटरजेक्शन। ये जो एस एच एच लिखा है ना, एस और एच एच, ठीक है ना, इसके साथ में एच और ये एस है, इसको एस बोलते हैं और इसको बोलते हैं एच, ठीक है ना। पहली क्लास वाली बात हो जाएगी, एच क्या सर पहली क्लास वाला पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो एस एच एच इसका मतलब होता है सर, और ये आपका इंटरजेक्शन, ये साइड में सही लग रहा है, ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होता है, आपको पता होगा, ये ऑब्लिक का होता है, ठीक है ना, ये फुल स्टॉप का होता है, ये क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन का चिन्ह होता है। आपने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको इंग्लिश बेसिक से एक बैच लाएंगे, पूरी A to Z इंग्लिश, ठीक है ना, नॉर्मल से नॉर्मल पेपर से लगाकर हाई लेवल के पेपर तक, जो कि इंग्लिश की लैंग्वेज है, इंग्लिश की ग्रामर है, उस ग्रामर को हम पढ़ेंगे आने वाले दिनों के अंदर बहुत ही जल्दी। उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं, टाइम लगेगा उसके अंदर। मुझे आप ये बताइए, आपको अब पढ़ना है कि मेरी बात सुनो, ये इंटरजेक्शन का चिन्ह, इंटरजेक्शन का मतलब होता है ऐसे शब्द जो सडन फीलिंग दर्शाते हैं, अचानक भावना व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या बोलता है, इंटरजेक्शन बोलते हैं। मुझे ये बात बताओ कि जैसे मान लो कि आपने कोई सांप देखा, ठीक है ना, और आपने सांप देख के आपसे मुंह से कोई भी शब्द निकला, आप डरे, भयभीत हुए, हार्मोन शरीर के अंदर स्रावित हुआ, ठीक है ना, और आप डरे, समझ में आई बात, डरना स्वाभाविक है। और जैसे ही आपने कोई सांप देखा और सांप देखते ही आपसे मुंह से कोई ऐसी बात निकली है, आपसे मुंह से कैसी भी कोई भी सीख निकली, उसको क्या बोलोगे, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है सडन फीलिंग दर्शाने वाले शब्द, अचानक भावना व्यक्त करने वाले शब्द, कोई भी ऐसा शब्द जो अचानक भावना व्यक्त करता हो उसको क्या बोलोगे, इंटरजेक्शन बोलोगे। आई बात समझ में, बहुत अच्छे से। मुझे ये बताओ कि मान लो इस सेंटेंस का मतलब क्या, कि द बेबी स्लीप, इसको बोलते हैं। अब जैसे आप घर में गए, ठीक है ना, आपका कोई छोटा बड़ा भाई बहन, छोटा भाई बहन कोई सो रहा है, ठीक है ना, या कोई भी बच्चा XYZ सो रहा है, ठीक है ना, XYZ। अब जैसे ही आप अंदर घुसे और वहां पर कोई बाहर कोई आदमी खड़ा है या उसकी माता जी खड़ी, उसने क्या कहा, समझे मतलब मेरा मतलब ये कि जैसे आप अंदर घुसे और उसने ये कहा कि चुप हो जाओ, बच्चा सोता है या फिर बच्चा सो रहा है, ये बताओ आप मुझे इतना बस, बच्चा सोता है या फिर बच्चा सो रहा है। तो आप कहोगे सर बच्चा सोता है नहीं, बच्चा सो रहा है, ये तो कहोगे ना। तो इंटरजेक्शन के साथ में हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है, क्योंकि आप जैसे डीप पे पढ़ोगे, इसीलिए मैंने आपको परिभाषा बताई। अब आपको ये मतलब अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों को मेरे कहने के बावजूद भी इसे समझ में जरूर आई होगी कि इसके साथ में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करोगे, इसका मतलब तो बच्चा सोता है, बस कल भी सोया, आज भी सोया, 24 घंटे सो ही रहा है, 365 दिन सो रहा है,
ठीक है ना, ऐसे ही तो होगा ना, रेगुलर एक्शन का मतलब जो रोज होता है काम, तब प्रेजेंट इंडेफिनेट। लेकिन जैसे आप अंदर आए, माता जी बाहर खड़ी, उस समय वो बच्चा सो रहा है, जरूरी नहीं 2 घंटे पहले सो रहा था, 4 घंटे बाद में सो रहा होगा। तो यही तो फर्क है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट इंडेफिनेट में। वो परमानेंट एक्टिविटी है प्रेजेंट इंडेफिनेट वाली, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाली टेम्परेरी एक्टिविटी है, मतलब कोई काम अस्थायी रूप से अभी अभी हो रहा है वर्तमान में, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या आ जाएगा, इसीलिए ये सेंटेंस गलत हो गए और ये आपका सेंटेंस सही हो गया। इस सेंटेंस को आपको गूगल कर लेना, ये सेंटेंस आपका बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया, ठीक है ना। एग्जैक्टली मुझे उस पेपर का नाम याद नहीं, लेकिन हो सकता है ये सीडीएस या फिर एसएससी के पेपर्स में जरूर पूछा गया, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान जरूर रखना। आई बात समझ में बहुत अच्छे से। ऑफन द बेबी स्लीप, क्या बच्चा सोता है? नहीं, बच्चा सो रहा है, ठीक है ना। तो इसके साथ में आपका ध्यान रखना। हो सके ये एग्जाम्पल आ जाए, लेकिन फिर भी। तो इसके साथ में एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, 1-2 एग्जाम्पल और लिख लेता हूं, और इसी के साथ हमारा जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो खत्म हुआ। एक आपको मैं लास्ट में सवाल पूछता हूं, इसका मुझे आप आंसर बताओ। आंसर ये है कि मैंने आपके सामने 2 सवाल बच्चों आज की क्लास में रखे। ये रखा कि सी इज, नहीं, क्या लिखोगे भाई, ही स्मोक्स या फिर इज स्मोकिंग। कोष्टक में मैंने लिख दिया हैबिट। बताओ इसमें से सही कौन सा होगा। दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा ही इज स्मोकिंग या फिर स्मोक्स नाउ। बताओ दोनों सेंटेंस का आंसर क्या होगा बच्चों। मैं आपसे पूछ रहा हूं आज की क्लास पढ़ाने में अंतिम में आपसे इतना तो कह ही सकता हूं कि ये चीज आज आप आराम से कवर कर तो सकते हो, इस चीज के बारे में तो आप जरूर सोच सकते हो कि ये चीज क्या होगी। बताओ इन दोनों का आंसर बताओ आप जल्दी से बताओ, ठीक है ना। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। बताओ जल्दी से बताओ, सोचो आप दोनों सेंटेंस का आंसर क्या होगा, क्यों होगा, कारण बताना मुझे। कारण आपको दिमाग के अंदर रियलाइज करना है कि फिर मैं बताऊंगा कि मैंने जो कारण कहा वही कारण था। इसका मतलब आप अपने आप खुश हो जाना कि आंसर ये चीज सही थी। जल्दी करो, क्या होगा इसका कारण बताओ। आप मार्कर में सही डाल देता हूं तब तक बताओ। मेरी बात सुनो विद्यार्थियों कि ही स्मोक भी सही और इज स्मोकिंग भी सही है। एक बात बताओ, इसके पीछे हैबिट लगा है। हैबिट का मतलब क्या होता है, हैबिट कौन सा टेंस में आती है। आप बिना किसी हेसिटेशन के आप क्या कहोगे कि हैबिट सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आती है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट इज स्मोकिंग तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो स्मोक सही हो जाएगा। पहले का आंसर तो सही हो ही गया, इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन में हैबिट लिखा, वरना तो ये दोनों ही सही थे। ये स्मोक्स वो धूम्रपान करता है और ये इज स्मोकिंग वो इस समय धूम्रपान कर रहा है, तो गलती क्या होगी। सेंटेंस तो दोनों ही सही है, लेकिन जैसे मैंने हैबिट लिखा, और ये भी क्वेश्चन पेपर के अंदर आया हुआ, जैसे मैंने हैबिट लिखा इसका मतलब आप जरूर समझ गए कि ये स्मोक का मतलब वो धूम्रपान करता है। सर ने हैबिट का इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब मैंने देखो इस सेंस के अंदर मैंने नाउ जोड़ लिया। अब स्मोकिंग इज स्मोकिंग होगा बच्चों या फिर स्मोक्स होगा, ये बताओ। अब ही इज स्मोकिंग या स्मोक नाउ। नाउ का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्यों कह रहा हूं नाउ का मतलब, नाउ का मतलब होता है अभी अभी। ये ऐसा टाइम है, ये एक ऐसी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये एक ऐसे समय को बताती है, जैसे यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल होता है, जैसे टुमारो का मतलब आने वाला कल होता है, और उसी प्रकार से नाउ का मतलब होता है अब, ठीक है ना। जैसे ही कोई मोबाइल के अंदर ऊपर से नोटिफिकेशन आता तो पीछे क्या लिखा होता है, नाउ। नाउ का मतलब अब, इस समय। तो वो इस समय धूम्रपान कर रहा है, तो इस समय धूम्रपान करता है नहीं, इस समय धूम्रपान कर रहा है। और कोई भी काम वर्तमान में इस समय या बोलते समय आपने देखा कोई काम हो रहा है, तो फिर वो कौन से टेंस में होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। उसके अंदर किसी समय को कोई मेंशन नहीं किया गया होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान तो इज आर एन प्लस आईएनजी होनी चाहिए, तो फिर ये सही होगा और ये गलत होगा। आई होप ये आंसर आपका है। तो आपने इस टेंस को, आज तक की क्लास को, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आपने अच्छे से समझा। अब हम आगे बढ़ेंगे आपको किसकी तरफ, आपका
आगे की क्लासेज हम कवर करेंगे, जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और उसके बाद में आपका फिर पास्ट, फिर फ्यूचर। ज़्यादा से ज़्यादा आज की इस क्लास मैंने आज विचार था कि मैं 4 में 4 टेंसेज को कवर कर दूं, लेकिन हमने बहुत बेसिक्स अच्छे से पढ़ा, बहुत सारे टेंस की डेफिनेशन वगैरह साइड की थोड़ी चीज़ें देखी, तो हम हो सकता है कि समय लगा मैंने करवाने में आपको, तो इसीलिए हम एक दो क्लास एक्स्ट्रा लगेगी, लेकिन आप धीरे धीरे समय निकालकर अधवार 6 से पहले आपकी 20 नवंबर को आपका जो 20 नवंबर को आपका पहला पेपर, 20 नवंबर को, तो उससे पहले मैं आपको जो टेंस की जो ओवरऑल जितनी भी बेसिक एडवांस में क्लासेस लगेगी वो मैं आपको करवा दूंगा, और सारे के सारे टेंसेज ओवरऑल जो भी कम्पिटेटिव में और आपके एग्जाम से 5 या 7 टेंसेज से क्वेश्चन बनते, क्योंकि आपके तो वो पैटर्न फिक्स है। पिछली बार पास इंडेफिनिट से क्वेश्चन आए, इस बार भी पास इंडेफिनिट से आएंगे, इतना पैटर्न फिक्स है, अब और क्या इस तरह करूँ मैं, ठीक है ना। तो आई होप इन क्लासेज को कवर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ और नेक्स्ट टेंस के साथ अच्छे से, तब तक के लिए जय।